हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 की यूनिट सेकंड के बारे में। यानी कि सिंपली हम एचएपी 1 की यूनिट सेकंड को आज कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी एक वन शॉट वीडियो जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट को कंप्लीट कवर करते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, वैसे लेक्चर वाइज हमारा सिलेबस ऑलरेडी कवर है फर्स्ट पूरे सेमेस्टर का, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। और क्रैश कोर्स के अंदर हम बेसिकली जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से जो है उसको करके आ सकते हो। और इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिलेगी। और इसके बाद जो हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट किसी भी सब्जेक्ट की होंगी आने वाली, वो आपको ऐप के अंदर ही देखने को मिलेगी। अब बात करें अगर अपनी यूनिट सेकंड के सिलेबस के बारे में, तो देखो इसके अंदर टोटल हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे आता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। अब देखो, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर मेनली हम बात करेंगे स्किन के बारे में। सेकंड हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम। अब ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केलेटन सिस्टम मान लो कि एग्जाम में आता ही आता है और इसको समझना थोड़ा टफ है, तो मैं ट्राई करूंगा, जब ये मान लो कि इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, अच्छे से आपको स्केलेटन सिस्टम रट जाएगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना। एंड थर्ड हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में, तो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन बन जाता है तो वो भी हम देख लेंगे। तो सिंपली अगर बात करें अब इसके पूरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ आता है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन के ऊपर एक छोटा मोटा क्वेश्चन आता है और बहुत बार देखने को मिला है, तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। फिर हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन और कवर किया था, तो वो दोनों सेम से थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई स्केलेटन सिस्टम। सॉल्यूशन में हम देख लेंगे। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम में 2 टाइप आते हैं, एक आता है एक्सियल, एक आता है पेंडिकुलर। तो या तो लॉन्ग में पूरे के ऊपर आ जाता है, या फिर हमारा उसके अंदर के पार्ट जैसे वर्टिबल कॉलम हो गया या स्कल हो गया या फिर लॉन्ग वन हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में आ जाता है। तो इन सब को हम यहाँ कवर करेंगे। फिर इस पूरी वीडियो में ये मान लो अंडररेटेड क्वेश्चन होता है ना, जिसपे ध्यान नहीं देते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा आता है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको जरूर देख लेना, बहुत अंडररेटेड क्वेश्चन है लेकिन आने के चांस बहुत रहते हैं। एंड फोर्थ हमारा इसका बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई जॉइंट्स के ऊपर। तो जॉइंट्स में साइनोवियल जॉइंट्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम के साथ हम इस पूरे को अच्छे से समझेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, तो स्किन के बारे में मेनली हमारा पहला क्वेश्चन आता है। अब देखो ये हमारा आता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर। तो अगर कभी आपके पास ये आता है कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है या इसके अंदर पूरा क्वेश्चन आए, तब भी आपको जो है मेनली स्किन के बारे में लिख के आना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी बात करें तो जो इंटीग्यूमेट्री हमारा वर्ड है ना, ये वर्ड हमारा कनेक्ट होता है कवरिंग से। अब कवरिंग एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे ये हमारी इरेजर है। ठीक है, अब ये इरेजर के ऊपर ये पूरा हमको लगा दिख रहा होगा, इसने क्या इसको कवर कर रखा है, तो ये हमारी कहला रहा है इसकी कवरिंग। अब इसके कवर होने की वजह से क्या क्या फायदे हैं कि एक तो देखो ये इरेजर हमारी, देखो पूरा एरिया हमारा साफ सुथरा निकला है, गंदा नहीं निकला, और केवल इतनी जितना एरिया यूज हो रहा है उतना बाहर है। बाद में हम उसी हिसाब से इसको यूज करते रहेंगे, जितना एरिया यूज करना उतना बाहर रखो, तो हमारा बाकी का सेफ रहेगा, गंदा नहीं होगा, प्रोटेक्शन मिल रही है। तो जो इंटीग्यूमेट्री का मतलब है, इसका मतलब होता है कवरिंग। और ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं, देखो पूरा हमारा क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि हम अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम कवरिंग बात करेंगे वो करेंगे अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। यानी कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। यानी कि इट इज अ सिस्टम व्हिच हेल्प इन द कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। अपनी ह्यूमन बॉडी को कवर करने में ये पूरा सिस्टम हमारी हेल्प करता है। अब वैसे तो मेन हमारा इसके अंदर आता है स्किन, यानी कि इट इंक्लूड स्किन, जो हमारी मतलब पूरी खाल होती है, इसको बोलते हैं ना खाल खींच लूंगा तेरी भाई, तो स्किन इसको बोलते हैं। एंड उसके कुछ ऑर्गन्स हमारे होते हैं, जैसे हेयर होते हैं, बाल। तो जो हमारी पूरी स्किन के ऊपर देखो ये हल्के हल्के बाल दिख रहे होंगे ना, ये भी हमारी एक तरह से कवरिंग के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि ये भी हमको ऊपर से कवर करके रखा हुआ है। इसके बाद हमारे नेल्स आ जाते हैं। तो देखो ये आपको नेल्स दिख रहे होंगे, ये भी हमारी एक तरह से कवरिंग है। और ये कोने पे दी जाती है, जैसे हम कोई चीज़ पकड़ते हैं इधर से हाथ, मतलब इसी हाथ से पकड़ते हैं, तो अगर ये पूरी सॉफ्ट होगी ना तो ये डैमेज हो सकती है, लग सकता है। तो ये नेल्स की वजह से हमें काफ़ी प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे कुछ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, और सिबेकियस ग्लैंड ये भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है पूरा हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। कभी आएगा इसको डिफाइन करके आता ना। अब इसके अंदर स्किन, हेयर, नेल्स आते हैं। मेनली तो हमको जो है स्किन के बारे में ही बात करनी होगी। तो स्किन के बारे में बात करें उससे पहले, अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारी जो वीडियोस है ना ये आप तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाई। फिर आप लोग कमेंट्स करके पूछते हैं सर ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और जितनी नई अब फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोज आने वाली हैं, आगे की सेमेस्टर की सारी आपको मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो अभी आप फटाफट जो है लाल बटन को दबा दीजिए।
तो देखो अब सिंपली हम बात करें अगर अपनी बॉडी स्किन के बारे में, तो देखो स्किन हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का, यानी कि जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ रफ डायग्राम हमने बनाए हैं। जैसे मान लो ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, ये हमारा पूरा सर हो गया, स्कल, ये पूरा चेस्ट वगैरह, ये हमारे हाथ, ये हमारे पैर हो गए। अब आपको पता है कि हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो कवर है, यानी कि इस तरह से पूरी इसके ऊपर एक पूरी की पूरी कवरिंग हमारी प्रेजेंट होती है। तो ये जो पूरी कवरिंग है ये हमारी होती है स्किन की। अब स्किन हमारा एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अब इसको लार्जेस्ट हम क्यों बोल रहे हैं? लार्जेस्ट का रीजन ये है कि देखो ये स्किन पूरी हमारी हर तरफ से अटैच है। ऐसा नहीं है कि हाथ के ऊपर अलग है या पैर पे अलग है। देखो ये पूरी हमारी कनेक्ट होती हुई जा रही है और पूरी बॉडी पे कनेक्ट होती हुई जा रही है। इसीलिए जब ये कनेक्टेड है, और सोचो हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन हैं, कितने अलग अलग पार्ट्स हैं, हाथ अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग है, लेकिन स्किन हमारी एक है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रही है। यही रीजन है कि स्किन हमारी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हो जाती है। तो कोई पूछे कि ऑर्गन हमारा लार्जेस्ट क्या है, याद रखना क्या है, ऑर्गन। तो हमारे स्किन होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और इसको आल्सो हम इंटीग्यूमेट्री भी नाम से जानते हैं, इंटीग्यूमेट, ठीक है। अब इसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि अगर मैं क्या करूं, किसी की बॉडी की खाल खींच के और इसको पूरा एक इस तरह से पर्दा पूरा निकाला जाए, तो जो हमारी स्किन होगी ना उसके पूरे का जो सरफेस एरिया है वो निकलेगा 1.8 मीटर स्क्वायर, यानी कि अच्छा खासा हो गया, लगभग 1.5 मीटर से भी ज़्यादा। और एक बार आप 1.5 मीटर कपड़े को ऐसे रख के देखोगे, आप 1.5-2 मीटर कपड़े को देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। अब जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, ये पूरी ह्यूमन बॉडी है, इसका टोटल बॉडी वेट, जैसे अगर मान लो कि इस पूरी ह्यूमन बॉडी कोई मोटा तगड़ा आदमी और इसका 100 किलो वजन है, तो इस पूरे जो बॉडी 100 किलो वजन है उसका 16% पार्ट उसका टोटल बॉडी वेट, यानी कि अगर मान लो कोई आदमी 100 किलो का है तो उसकी जो स्किन होगी ना उसका वजन हमारा 16 किलो होगा, यानी कि पूरी बॉडी वेट का टोटल 16% पार्ट हमारी स्किन ही कवर कर लेती है। अब जो हमारी स्किन होती है ना उसकी थिकनेस भी वेरी करती है। थिकनेस होती है मतलब कितनी मोटी है। अब जैसे ही हमारी 0.5 से 4 तक वेरी करेगी। अब जैसे एग्जांपल देख लो 0.5, तो जैसे हमारी जो आईलिड्स होती है ना, पलकें, उन पे बहुत पतली स्किन होती है, तो उस पर आप मान सकते हो जैसे हमारी आईलिड्स वगैरह हो गई। और जो हमारा सोल होता है, यानी कि जो हमारे पैर है, पैर का जो तलवा है, देखा होगा लोग पहले पैदल भी चल जाते हैं, सब होता है, तो ये तलवा हमारा क्या है, बहुत मोटा होता है, इसीलिए उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारी पूरी बॉडी का वजन उसी तलवे के ऊपर रखा रहता है, फिर भी फर्क इतना नहीं पड़ता। थक जाते हैं वो अलग बात है। तो इसीलिए हमारी जो नीचे की स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है। तो इस तरह हमारी जो स्किन है उसकी थिकनेस भी वेरी करती रहती है। देखो ये 2-4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बतानी पड़ेंगी स्किन क्या कैसे है, क्योंकि पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो ही बातें करनी है। एनाटॉमी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा क्या डायग्राम वगैरह, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसके फंक्शन क्या है। तो यही सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। अब ये बहुत सारे फंक्शन भी हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ये हमारी पूरे मतलब जो बॉडी है वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, तो पूरी इस बॉडी को बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब जैसे नॉर्मल मान लो ये हमारा हाथ है, अब कहीं अगर कट लग जाए तो ब्लड दिखेगा, ब्लड निकलेगा। तो अगर ये क्या है कि स्किन है तो ये क्या करिए, ब्लड को बाहर नहीं आने दे रही, पहला प्रोटेक्शन। कहीं पे कुछ मान लो गंदगी, यहाँ पे आस पड़ोस में या कहीं पे कोई गंदगी है, मैं ऐसे हाथ भी डालता हूँ तो वो अंदर मेरे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि स्किन है। तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअली में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और वो प्रोटेक्शन की वजह से पूरी सेफ्टी है हमारी अंदर की बॉडी को। बाकी अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो देखो जब भी हमारा कोई भी मतलब ये मान लो कि एचएपी के अंदर तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपको ट्राई करना है कि उसका डायग्राम आप 100% बना कर आओ, अगर है तो, और नहीं है तो ट्राई करो कि अगर कुछ मिलता जुलता भी डायग्राम बन सकता है तो उस डायग्राम को बना के आओ। तो देखो ये हमारे स्किन का डायग्राम, और जब भी आपको बनाना है सोचते सर इसको बनाएंगे कैसे, बस आपको एक बॉक्स बनाना है इस तरह से, और बॉक्स बना के थोड़ा बहुत इस तरह कर दोगे। अब यहाँ बीच में जो डिजाइन है वो यहाँ देख लो, तो इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो जो स्किन है ना उसमें जो सबसे ऊपर वाला हमारा पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, यानी कि जो हमको ये ऊपर का पार्ट पूरा स्किन का दिख रहा होगा ये हमारी होती है एपिडर्मिस लेयर एक तरह से, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस, अब इसके जस्ट नीचे वाला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं डर्मिस बोलते हैं, और इसके नीचे थर्ड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो कोई कोई वैसे इस हाइपोडर्मिस को मतलब एक तरह से पार्ट नहीं मानता, लेकिन ये भी हमारे स्किन का एक तरह से पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसमें कुछ भी नहीं होता, बस एक एक्सटर्नल कवरिंग है जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो हमारी सेकंड लेयर है डर्मिस है, अब इस डर्मिस में अगर देखोगे तो देखो जो हेयर फॉलिकल्स है, यानी कि जो जो हेयर्स आपको दिख रहे होंगे निकले हुए, इनका जो रूट है यानी कि जो जड़ है वो हमारी स्किन की सेकंड लेयर डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है, आपको दिख रहा होगा। और जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह है, यानी कि अगर इस हाथ को अभी यहाँ काटा जाए तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये ब्लड वेसल्स है, या ये जो आपको दिख रही होंगी ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स हमारी इसी डर्मिस वाली लेयर में प्रेजेंट होती है। तो देखा जाए मोस्ट ऑफ द थिंग हमारी डर्मिस लेयर में ही प्रेजेंट होती है।
इसके बाद इसमें जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, यानी कि जो हम लोग को पसीना वगैरह आता है ना, वो भी हमारा स्वेट ग्लैंड इसी में प्रेजेंट होगा, और जो हमारे सेबेसियस ग्लैंड है वो भी हमारे इसी में प्रेजेंट होगा। तो जो भी हमारी सेबेसियस ग्लैंड, जैसे मान लो जो वेस्टेज वगैरह हो गया, जो ऑयली होता है वो हमारा यहाँ से निकलेगा, और जो पसीना वगैरह है वो हमारा स्वेट ग्लैंड से निकलेगा। तो इस तरह हमारा सब कुछ यहाँ से, यानी कि डर्मिस लेयर में मोस्टली प्रेजेंट होता है। जब भी आप बनाओ, देखो ये तो आपको समझ आ गया। अब बस यहाँ से एक हेयर फॉलिकल इस तरह निकाल देना, सेबेसियस ग्लैंड कर देना, ये स्वेट ग्लैंड कर देना। आपको कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं चाहिए कि जैसा होता है, क्योंकि इन डेप्थ आपका नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है। अब यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह ऐसे बना देना, और नंबरिंग, बस ये जरूरी है कि जब भी आप लिखो या नंबरिंग, जैसे ये एपिडर्मिस, ये डर्मिस, ये हमारी हाइपोडर्मिस, ये हमारे हेयर हो गए, ये हमारे स्वेट ग्लैंड हो गया, सॉरी ये हेयर फॉलिकल्स हो गए, ये हमारे हेयर्स हो गए। तो इस तरह जो भी हो आप एक एक बार लिख के जरूर आ जाना। तो ये हो गया पूरा आपके एक डायग्राम। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एरेक्टर पिलाई मसल्स, और ये जो दिख रहे होंगे इसको बोलते हैं नर्व्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको क्या पता है, जैसे अगर हम यहाँ पे टच भी करें या कोई भी टच करें ना, एक सेंसेशन होती है, तो हमको फीलिंग, तो वो सेंसेशन क्या होती है, हमारे न्यूरॉन्स की वजह से हमको सब कुछ वो ब्रेन तक जा रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कोई टच कर रहा है तब भी हम उसके टच को देख के बता रहे हैं कि भाई वो कौन है क्या है, तो वो सब हमारे न्यूरॉन्स की वजह से है। और वो न्यूरॉन्स हमारे सीएनएस पे जाके हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो सब हमारे नर्व्स की वजह से है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे कुछ नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमारे ये सीएनएस वाला फंडा काम करता है। आगे इसको सीएनएस को आप डिटेल्स में देखोगे बच्चों, अभी घबराना नहीं है, बस ये समझ लो कि हमारे कुछ न्यूरॉन्स या नर्व भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक ओवरऑल ये बात थी कि हमारे स्किन के डायग्राम में 3 लेयर हो गई, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और ये जो हमारी लेयर जो मसल्स है, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी में सबसे नीचे होती है, ये आपको दिख रहा होगा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम के ऊपर हमारा हल्का बहुत यहाँ पे क्या मसल्स प्रेजेंट होता है, और इस मसल्स के ऊपर हमारी स्किन प्रेजेंट होती है। तो जो मसल्स और स्किन को आपस में कनेक्ट कर रही है वो हमारे यहाँ कहलाता है हाइपोडर्मिस लेयर कहलाती है, यानी कि ये वो लेयर है जो हमारी मसल्स के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। फिर हमारे बाहर आपको दिख रहे होंगे ये हमारे हेयर्स निकलते हैं, और यहाँ पे कुछ हमारे पोर्स होते हैं। अब नीचे हमारे डर्मिस में हेयर फॉलिकल, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और यहाँ से हमारे स्वेट डक्ट हैं, यहाँ से पसीना बाहर जाएगा, और यही पूरा कुछ फंडा हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे तो अगर आप इस डायग्राम को कर लेते हो तो इसकी मदद से बहुत कुछ आप जो है इसके बारे में लिख के आ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्किन, या सिंपल देखा जाए जो हमने बात की कि स्किन हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख के आना पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए टोटल हमारे पास 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब देखो सिंपल सा बात है कि जो एपिडर्मिस है, आपको जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जैसे एपिडर्मिस हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर हो गई। अब देखो एपिडर्मिस हमारा कुछ मिलता जुलता नाम है एपिथेलियल टिश्यू से। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी का सबसे इनिशियल पार्ट है सेल्स, और सेल से मिलकर बने होते हैं टिश्यू। तो टिश्यू हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं, तो उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो भी हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारी एपिडर्मिस है वो बनी होती है मिलकर किससे, स्ट्रेटिफाइड इक्विस्मस एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ये हमारे स्ट्रेटिफाइड इक्विस्मस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर हमारी एपिडर्मिस लेयर बनी होती है। अब ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स, यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो केराटिनोसाइट्स से मिलकर बनी होती है। और ये जो केराटिनोसाइट सेल्स हैं ये हमारे बनाते हैं एक प्रोटीन जिसका नाम होता है केराटिन। तो एक्चुअल में जो एपिडर्मिस लेयर है उसका मेन पार्ट हमारा यही हो गया कि ये हमारी एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम होता है केराटिन, विद द हेल्प ऑफ केराटिनोसाइट सेल। अब इसके बाद बात करें तो जो एपिडर्मिस पूरी लेयर है हमारी, यानी कि जो सबसे ऊपर की हमारी ये एपिडर्मिस लेयर है, इसकी जो थिकनेस है ना वो हमारी वेरी करती है 0.5 mm से 1.5 mm तक। देखो ओवरऑल जो हमारी स्किन है ना वो हमारी वेरी करती है 0.5 से 4 mm तक, लेकिन जो केवल एपिडर्मिस है वही हमारी 1.5 mm तक वेरी करती है, यानी कि बाकी की जो हमारी है वो 2.5 mm तक वेरी करेंगी। तो यहाँ पे 0.5 से 1.5 mm हो गई, और जो सबसे ऊपर यानी कि 1.5 mm है वो हमारी होती है पाल्म में, यानी कि जो हमारी ये आपको दिख रही होगी, तो ये जो हमारी होती है हथेली, ये पाल्म होगी। तो इसकी देखो थोड़ी सी मोटी है ना, टफ है। देखो ये देखो ऊपर की स्किन बहुत पतली है, और ये देखो टफ है ना एकदम। तो ये हमारी होती है 1.5 mm तक पाल्म की, बहुत मोटी होती है। लेकिन एक और बात वो आपको बताइए कि जो एपिडर्मिस है उसमें वही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो हमारी सेकंड डर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हमारे एपिडर्मिस है ये अगेन हमारी 5 लेयर में डिवाइड है, यानी कि सिंपल देखा जाए तो देखो ये हमारी 3 लेयर है। अब इसमें जो एपिडर्मिस है ये अगेन हमारी 5 लेयर से मिलकर बनी होती है, और ये 5 लेयर आपको यहाँ दिख रही होंगी। अब ये 5 लेयर में देखा जाए तो देखो एक एक करके समझते हैं। पहले हमारी आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसको हम एससी बोलते हैं। देखो पहले हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसको एससी बोलते हैं। अब ये हमारी देखो एपिडर्मिस की 5 लेयर है, तो उसमें सबसे ऊपर की अपर मोस्ट लेयर हमारी हो जाती है ये वाली। अब इसमें बहुत सारे हमारे सेल्स पाए जाते हैं कॉर्नियोसाइट्स वगैरह वाले, और ये मेनली किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन में। यानी कि आपको पता है कि भाई सबसे ही ऊपर की लेयर हमारी हो गई है, और अगर कोई ड्रग्स या दवाई हम लगाते हैं तो वो जो पास करेंगे ना वो हमारी इसी वाले, यानी कि ये सबसे ऊपर की जो है इसी में से पास करेगी।
अब इसमें सेकंड हमारी लेयर आती है एसएल। अब एसएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटम ल्यूसिडम। अब देखो जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है ना, ये एक थिक स्किन होती है, थिक यानी कि मोटी, और ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो जैसी मोटी जगह, जैसे हमारा पाल्म हो गया या हमारा जो फीट हो गया, यानी कि जो हमारा सोल होता है ना, तलवा सबसे नीचे वाला, और ये हथेली की पाल्म हो गई, ये मोटी है, तो ये मोटापा, ये इतनी कड़कपन है, ये हमारा होता है इसी यानी कि स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर की वजह से, और ये हमारी कुछ इन्हीं जगह प्रेजेंट होती है, और इसीलिए ये जहाँ को एक एक्स्ट्रा लेयर हो गई, इस वजह से ये जगह हमारी थोड़ी सी मोटी होती है। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो हमारी नॉर्मल जगह पे ये 4 ही लेयर होंगी, लेकिन ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम हमारी जो मोटी जगह है वहां प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये थिक होती है। थर्ड हमारी आती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। अब ये हमारी एक तरह से मिडिल लेयर होगी, देखो 5 है तो बीच की लेयर हमारी ये मिडिल लेयर हो गई। अब इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे सेल्स प्रेजेंट है, अब ये थोड़े से हमारे गोल बना लो तो ये थोड़े ग्रेनुलर शेप के होते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि इसको स्ट्रेटम ग्रेनुलम नाम से हम जानते हैं। फोर्थ हमारी आती है एसएस, यानी कि सिंपल बोला जाए स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब ये हमारी जो सबसे नीचे की स्ट्रेटम बेजल लेयर होती है ना, उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर जो हमारे कैरेटिनो सेल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारी लेयर है एसएस, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लैंगरहैंस सेल्स। अब लैंगरहैंस सेल्स आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, थोड़ा मैं अगर आपको बता दूं तो जैसे हमारी बॉडी में आपको पता है ब्लड होता है, और कुछ भी हम कार्बोहाइड्रेट, कोई भी खाना पीना, रोटी कुछ खाते हो, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आता है, उसके बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब ग्लूकोज अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा। तो इस डायबिटीज को बचाता है और हमारे ग्लूकोज को यूटिलाइज यानी कि यूज करवाता है हमारा एक हार्मोन जिसका नाम होता है इंसुलिन। अब ये जो हमारा इंसुलिन है, इसको बनाने का काम करते हैं हमारे लैंगरहैंस सेल्स। अब ये मैसे मेनली हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, जो पैनक्रियाज एक ऑर्गन होता है, लेकिन यहाँ भी स्किन में हमारे कुछ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम हमारी एक इंपॉर्टेंट लेयर हो जाती है। और ये बेसिकली हमारे क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होते हैं यानी कि हमारे इम्यूनिटी वाले, उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। देन हमारी यहाँ पे आखिरी लेयर आती है एपिडर्मिस की, वो हमारी आती है स्ट्रेटम बेसल, इसको एसपी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में एक बेस की तरह काम कर रही है, यानी कि पूरी की पूरी सब लेयर हो गई हमारी, या जो पूरी एपिडर्मिस लेयर है उसका एक तरह से बेस हमारा इससे बन जाता है। अब इसके अंदर देखो 2 तरह के हमारे सेल पाए जाते हैं, एक होता है डिवाइडिंग, एक होता है नॉन डिवाइडिंग कैरेटिनोसाइट्स। अब देखो कैरेटिनोसाइट्स एक्चुअल में क्या है, तो जैसे ये हमारी पूरी आपको देखा था एपिडर्मिस लेयर है, सबसे नीचे हमारी स्ट्रेटम है, तो यहाँ पे हमारे कैरेटिनोसाइट सेल्स बने होते हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं ना, 2 तरह के हैं, एक होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, यानी कि नॉर्मल जितने उतने रहेंगे, और एक सेल्स वो हमारे डिवाइड करते हैं। अब जब डिवाइड करेंगे तभी तो भाई ये आगे जाके अपने आप को ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर डिवाइड ही नहीं करेंगे तो स्किन हमारी खत्म हो जाएगी। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कहीं से स्किन टूट जाए, फट जाए, तो स्किन हमारी दोबारा बनना शुरू कर देती है, क्योंकि उसमें डिवाइडिंग वाले कैरेटिनोसाइट सेल भी पाए जाते हैं। अब ये सेल डिवाइड करते रहते हैं, तो डिवाइड कर करके क्या होते हैं, ये सेल्स हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जो हमने पहले देखा था कि इस वाली लेयर से क्या होता है कि हमारे जो कैरेटिन सेल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और हमारी लेयर बनती है। तो ये यहां से मूव करेंगे, यहां मूव करेंगे, और इस तरह हमारे कैरेटिनोसाइट्स ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और जब ऊपर यहां पहुंच जाते हैं तो देखो सबसे ऊपर हमारी कभी कभी देखा होगा खाल छूटने लगती है, तो उसको बोलते हैं डेड कैरेटिनोसाइट, यानी कि वो स्किन हमारी मर जाती है, डेड स्किन हो गई। और वो जब निकल जाती है तो नए सेल्स हमारे यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं, और नए सेल इस तरह चलते हैं। तो इस तरह हमारे पूरे स्किन का यहाँ पे खेल चलता रहता है एपिडर्मिस वाली लेयर की वजह से। अब ये जो हमारा बेस है ना स्ट्रेटम बेसल वाला, इसके पास एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है मेलानिन। अब ये जो मेलानिन पिगमेंट है ना, ये हमारे हेयर में भी पाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन कलर के लिए, यानी कि किसी की स्किन गोरी होगी, काली होगी, या कैसी होगी, सांवली होगी, जो भी कलर है, व्हाइट कलर या कुछ भी कलर, वो हमारा इसी पिगमेंट यानी कि मेलानिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है। और जो मेलानिन पिगमेंट है वो हमारे मेलानोसाइट सेल से बनते हैं, और ये जो सेल्स है ये देखो यहाँ पे हमारे इस वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअल में किसी का भी क्या कलर है, कैसा, वो हमारा एक मेलानिन पिगमेंट की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रेटम बेसल लेयर है ये हमारी फिंगरप्रिंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि देखा होगा आपने हर किसी का फिंगरप्रिंट हमारा अलग होता है, यूनिक होता है, तो वो इसी एसवी वाली लेयर की वजह से पॉसिबल होता है। यानी कि उस टाइम हमने देखा कि एपिडर्मिस के कोई वो नहीं थे, लेकिन एपिडर्मिस का क्या क्या यहाँ पे फायदा है, एक स्किन कलर के लिए, एक हमारा फिंगरप्रिंट के लिए, एक हमारा लैंगरहैंस सेल्स है जो आइसोलेट मतलब उसके लिए हमारे इंसुलिन में हेल्प करेगा, मेलानोसाइट हमारे मेलानिन जो कलर रिस्पॉन्सिबल करेगा, फिर हमारी नई स्किन आने के लिए, पुराने स्किन डेड करने के लिए, इन सब में हमारा ये पूरी एपिडर्मिस लेयर काम आती है। अब यहाँ पे एक और हमारा जंक्शन होता है, इसको सबसे नीचे बोलते हैं डर्मो एपिडर्मिस जंक्शन। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो आपने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे एपिडर्मिस है और डर्मिस है, तो इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट दिख रहा होगा इसको हम यहाँ बोलते हैं डर्मो एपिडर्मिस जंक्शन, यानी कि ये वो जंक्शन है जहाँ पे डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर के बीच का जंक्शन है, और एक्चुअल में ये एक तरह से ज्वाइंट हो गया, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह भी ये काम करता है।
अब इसमें हमारी सेकंड लेयर आती है डर्मिस। तो डर्मिस हमारी सेकंड डीपेस्ट लेयर है स्किन की, और ये हमारी एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये हार्ड सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि कनेक्टिव जो हमारे टिश्यू होते हैं ना, उनसे मिलकर बनी होती है। पहली वाली एपिथेलियल, ये कनेक्टिव टिश्यू थे। अब इसके पास हमारा ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट है, और नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट है। अब ये बेसिकली दो लेयर ये भी कंटेन करती है। पहली आती है हमारी पेपिलरी लेयर, ये थोड़ी पतली होती है और इसके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये जो हम टच करते हैं, फील ले रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, यानी कि टच, पेन, कहीं पे कोई दर्द हो रहा है, चुभने वाला, हॉट कोल्ड, इन सब के लिए हमारी पेपिलरी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो रेटिकुलर है, यही रीजन है कि देखो अगर मैं बिल्कुल ऊपर करता हूँ तो हल्का मुझे फील हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको हल्का सा प्रेस करूंगा तब मुझे पेन होना शुरू होता है। तो वहाँ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेरी एपिडर्मिस लेयर को पार करते हुए ये चीज़ मेरी इस वाली डर्मिस लेयर तक पहुँचती है, तब मुझे दर्द, पेन सब फील होता है। ठीक है, और ठंडा गर्मा ये सब थोड़ा सा फील होता है। बाकी सेकंड हमारी आती है रेटिकुलर लेयर। तो ये एक मोटी होती है, थिक, और ये मेनली डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करती है। अब इसके पास क्या होता है, जो हमारे फैट सेल हैं, ग्लैंड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सब हमारे रेटिकुलर लेयर में होती है। और एडिपोज टिश्यू वगैरह आपने जो सुना होगा, इससे स्किन मोटी होती है, हम लोग मोटे होते हैं, वो भी हमारे इसी लेयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे आती है हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस को ही हम सब क्यूटनेस लेयर बोलते हैं, जो आपने सुना होगा सब क्यूटनेस वाले इंजेक्शन लगते हैं जो इस वाली लेयर में। तो ये हमारी एक तरह से स्किन की लास्ट लेयर है, और कई बार जो है लोग इसको स्किन में कंसीडर नहीं करते, बोलते हैं कि भाई स्किन का पार्ट नहीं है। अब ये मेनली क्या करेगा कि जो हमारी स्किन है उसको हमारे जो मसल्स होते हैं, यानी कि नॉर्मली हमारे देखो यहाँ कुछ मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर जो स्किन हमारी पहले अटैच होती है वो हमारी इसी लेयर यानी कि सब क्यूटनेस लेयर या हाइपोडर्मिस लेयर के द्वारा कनेक्ट की जाती है। अब ये हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है, और इसमें एडिपोज टिश्यू, मैंने बोला ना उससे नीचे लेयर, यानी कि इसमें एडिपोज टिश्यू भी हमारे प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फैट सेल को कंटेन करते हैं, और मोटापा वगैरह हमारा यहीं से शुरू होता है। तो ये हमारे हो गए इसके पूरे लेयर सबके बारे में। अब थोड़ा फंक्शन के बारे में बात करें। देखो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, दो बातें आएंगी। एनाटॉमी हमारा स्ट्रक्चर जो हमने देख लिया, और फिजियोलॉजी हमारे फंक्शन। तो देखो स्किन का मेन फंक्शन हमारा होता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब क्या? देखो स्किन के पास बहुत सारे नर्व एंडिंग होती हैं, यानी कि न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और वो सेंस करने में हेल्प करते हैं। यानी कि ये मान लो पेंसिल रखी है, अब अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो अगर मैं इसको टच करूं ना, ये मेरी पेंसिल है, अगर देखो मैं यहाँ टच कर रहा हूँ और देखो ये मेरे पास इरेजर आ गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टच करके यहाँ पे पता लगा रहा हूँ कि कौन सा मतलब और क्या है हमारा सब्सटेंस या कोई मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि सेंसेशन एक हमारा ऐसा मतलब एक फीचर हो गया जिसमें हम किसी चीज़ को टच करके हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। उसको टच करके हम उसके हॉट है कि ठंडी है, और अगर हमको पेन हो रहा है तो वो सब हमसे पता लगा सकते हैं सेंसेशन से। तो इसमें बहुत सारे न्यूमरस रिसेप्टर होते हैं, नर्व एंडिंग होती है जो हमको सेंस करने में हेल्प करते हैं। ये हो गया स्किन के बारे में। सेकंड हम बात करें प्रोटेक्शन। अब स्किन एक तरह से हमारा फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है कि हमारे जो अंदर के ऑर्गन वगैरह हैं, इंटरनल वगैरह, उनको एक्सटर्नल यानी कि बाहर से हमको प्रोटेक्ट करके रखा है। जैसे यूवी रेज आ रही है, हीट आ रही है, गर्मी आ रही है, तो स्किन हमारी सब चीज़ों से हमको बचा के रखती है। थर्ड हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या है, जैसे कोई भी ड्रग जो हमारे लोकल वाले होते हैं तो वो हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं यहाँ पे, और जब यहाँ लगाएंगे तो स्किन क्या करेंगे ना, उस ड्रग को पास करके हमारे ब्लड तक पहुँचाती है, और हमें जो उसका एक्शन होना होगा वो दिखाई देता है। अब इसमें हमारे डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वगैरह लगते हैं, और इस पूरे को ट्रांसडर्मल रूट बोलते हैं। यानी कि डर्मल हमारी स्किन है, तो स्किन को क्रॉस करते हुए ये दवाई हमारी अंदर जाती है, इसके को ट्रांसडर्मल रूट है। तो एब्जॉर्प्शन में भी हमारी स्किन हेल्प करती है। फोर्थ आता है सिक्रीशन। तो जो हमारे वेस्ट हो गया ड्रग का, या कुछ भी हमारा पसीना हो गया, जैसे बुखार आता है, तो हम क्या देखते हैं कि बुखार हमारा कब ठीक होगा, जब हमारी बॉडी से हम दवाई वगैरह खाते हैं और हमारी बॉडी से पसीना वगैरह बाहर निकल जाता है। तो पसीना क्या करेगा, बॉडी को रेगुलेट करेगा, टेम्परेचर को ठंडा करेगा, और हमको आराम देखने को मिलता है। तो सीक्रेशन क्या है कि स्किन हमारी क्या करती है, बॉडी के अंदर जो स्वेट है, पसीना, उसको स्वेट ग्लैंड से बाहर निकालेंगी। सीबम को हमारे सीबीएसएस ग्लैंड से जो ड्रग्स वगैरह इन सबको बॉडी से बाहर निकालते हैं पसीने के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर हमारे मान लो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है, तो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए फीडबैक सिस्टम के लिए हमारे स्किन काफ़ी हेल्पफुल है। तो किसी को पसीना मतलब मान लो बुखार आया, बुखार में टेम्परेचर अप हो गया, अब क्या करेगी हमारी बॉडी की, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड को बोले मतलब पूरा वो कर देगी। स्वेट ग्लैंड से जब पसीना बॉडी से बाहर निकलेगा, तो जब पसीना हमारा ठंडा होता है पानी, तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा, और इस तरह हमारे ये पूरा रेगुलेट यहाँ पे होता रहता है। यही रीजन है कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, मेहनत का काम करते हो, तो जब मेहनत करोगे तो आपकी बॉडी से हीट निकलती है, यानी कि हीट जनरेट होती है, आपकी बॉडी गर्म होती है, और उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी से उसी टाइम पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो वो पसीना एक्चुअल में अच्छी बात है। जब आप मेहनत कर रहे हो, पसीना आ रहा है ना, तो वो पसीना इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आपकी बॉडी को ठंडा करके रख रहा है, आपको नॉर्मल बना रहा है। अब बोलोगे जब आप एसी में काम करते हो
या आप जब पंखा चला के काम करते हो तब पसीना नहीं आता, क्योंकि उस टाइम जो पंखा है, जो उसकी हवा या एसी है, वो आपकी बॉडी को ठंडा कर रही है। तो ओवरऑल फंडा है कि आपकी बॉडी रेगुलेट होनी चाहिए, तो वो रेगुलेट इस तरह हमारी बॉडी में फंडा चलता रहता है। लास्ट हमारा आता है एक्सक्रीशन। तो मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, या आयंस हो गए या ड्रग्स हो गए, वो हमारी बॉडी में जो पसीना होता है उसकी तरह बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और रेगुलेशन चलता रहता है। तो ये थे हमारी पूरी स्किन के यहाँ पे फंक्शन। आई होप अब आपको स्किन का फंडा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन स्टार्टिंग थी भाई, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जो भी आएगा स्किन के बारे में आप लिख के आराम से आ जाए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर 2, या बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब देखो, स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है कि बहुत बच्चों को थोड़ा टफ लगता हो, कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे हमारे टाइप्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये मुंह जुबानी याद दिलाने वाला हूँ, यानी कि पूरा याद हो जाएगा आपको। जैसे मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बस फोकस रखना और एक दो बार लिख के देख लोगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और अगर आपको ये याद हो गया तो मान लो एग्जाम में आने के चांसेस के बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर ये आपको याद हो गया भाई, आराम से आप अच्छे नंबर जो है लेकर इसके आ सकते हो। ज्यादा नहीं, आप इसका क्लासिफिकेशन याद कर लोगे तब भी आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले थोड़ा अगर बात करें कि भाई स्केलेटन सिस्टम एक्चुअल में हमारा होता क्या है, तो देखो आपको बताया कि जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, अब इसमें क्या क्या होता है। हमने अभी स्किन के बारे में पढ़ लिया। तो एक तो हमारी पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें स्किन प्रेजेंट होती है। क्या होती है? स्किन होती है। जो सबसे ऊपर का पार्ट हमने पढ़ लिया। अब जो स्किन होते हैं उनके नीचे हमारे प्रेजेंट होते हैं मसल्स। मसल्स आप लोगों ने देखे होंगे, नॉर्मली जब हम कट जाते हैं या कुछ भी होता है मसल। और जो मसल्स होते हैं उनके नीचे हमारे प्रेजेंट होती है बोन्स, यानी कि ये जो पढ़ने वाले हम हड्डियां। अब ये जो बोन्स होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं 206। अब ये 206 हड्डियां हमारी कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं कि इन पूरे अरेंज वर्जन को हम यहाँ पे बोल देते हैं स्केलेटल सिस्टम। यानी कि अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं मानव कंकाल तंत्र, और इसको मूवीज वगैरह में डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअल में डरने की तो कोई बात ही नहीं भाई, जो आपकी बॉडी है वही तो एक पार्ट है ये, ठीक है। तो ये जो हमारी पूरी बॉडी का ये पूरा जो हड्डियों का ढांचा होता है, इसी को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम बोल देते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, देखो क्या होता है, हमारा सबसे नीचे हड्डियां हैं। अब इन्हीं के ऊपर हमारा मसल्स, यानी कि रेड कलर का पूरा मसल्स आपको दिख रहा होगा। अब मसल्स एक्चुअल में क्या होता है, जो नॉनवेज वगैरह खाते होंगे वो लोग, जो जैसे मुर्गा या कुछ भी होता है तो उसका मसल्स ही खाते हैं। जो हड्डियां होती है उनको बाहर निकाल के फेंक देते हैं ना, आपने देखा होगा ये लेग पीस इस तरह होता है। अब लेग पीस के ऊपर जो इस तरह का मसल चिपका होता है उसको मतलब खा लेते हैं और लेग पीस को बाहर फेंक देते हैं। तो वो हमारा होता है मसल्स, और मसल्स के ऊपर हमारी स्किन होती है, हमने इससे पहले ही चैप्टर में कवर किया था। तो ये जो हड्डियों का ढांचा है, यानी कि ये जो स्केलेटन सिस्टम है, ये हमारी पूरी बॉडी की नींव होती है। जैसे मान लो कोई घर हमारा होता है तो घर के जो पिलर्स होते हैं ना, वो पूरे उसको यानी कि घर को संभाल के रखते हैं, पूरी छत उन पे टिकी होती है। उसी तरह ये जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम है, अब यही हमारे पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, हमारे मसल्स है, हमारे स्किन है, उन सबको संभाल के रखता है। अब जैसे हमारे जो हार्ट है, लंग्स है, वो इस रिब केज के अंदर भरे होते हैं। अब अगर ये रिब केज ना हो, मान लो ये हड्डियों का ढांचा नहीं है, तो वो आपने वो सुना था ना, थारा भाई जो के अंदर एकदम ऐसे छाती पीटता था, या नॉर्मली कोई किसी को घूसा मार देता है, कोई किसी को लात मार देता है। तो अगर ये हड्डियां नहीं होंगी तो डायरेक्टली हमारे ऑर्गन पे जाके चोट लगेगी, और अगर हमारे ऑर्गन पे जाके चोट लग गई तो वो डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, और इमीडिएटली किसी किसी की इमीडिएटली भी डेथ हो सकती है। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना डेंजर होता है। तो इसी चक्कर में जो हमारे ये पूरा स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारी हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको बचाने का काम कर रहा है। और एक्चुअल में देखा जाए तो पूरी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, यानी कि पूरा एक फ्रेम हो गया जो बचा के रख रहा है। जैसे पिलर हो गए, या जैसे आप चारपाई बनाते हो तो लोहे का जो फ्रेम होता है ना चारपाई में, इस लोहे के फ्रेम होता है। अब इस अगर लोहे के फ्रेम को हटा दोगे तो जो आपकी पटार है यहाँ पे जो बांधते हैं उसका कोई मतलब है, वो इस तरह फोल्ड होकर गिर जाएगी। सेम पढ़ना है कि अगर जो स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी का जितना भी मांस है या मसल्स है, सब इस तरह एक बोरी में आ जाएगा, यानी कि कुछ बंद होकर निकल जाएगा और कोई किसी के काम का नहीं रहेगा। तो देखा जाए तो स्केलेटल सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारा बोन से मिलकर बना होता है। क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है ना उनसे मिलकर बना होता है। अब सिंपल अगर डिफाइन करें तो इट इज अ सिस्टम दैट कंटेन अ ग्रुप ऑफ बोन्स, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उनका एक ग्रुप होता है जो साथ मिलकर, यानी कि विच टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द होल बॉडी। यानी कि ये जो हड्डियां हैं सारी की सारी ये साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, जैसे किसी का ढांचा हो पूरा। और ये फ्रेमवर्क क्या करेगा, हमारी पूरी की पूरी
बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो बात मैंने बोली वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखा जाए तो इट हेल्प टू स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि हम लोग जो खड़े हो पाते हैं ना वो इसी वजह से हो पाते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे मान लो किसी का पैर टूट जाता है, ना हो भाई किसी के साथ, लेकिन एग्जाम्पल है, किसी का पैर टूट जाता है, घुटने से कभी कुछ हो जाता है, यहाँ कुछ हो जाता है, तो वो इंसान खड़ा नहीं हो पाता। तो खड़े होने में उसकी हेल्प कौन कर रहा है? हड्डियां कर रही हैं, मसल्स नहीं। हड्डियां जो है वो खड़े होने में मदद कर रही हैं। मसल्स का भी रोल होता है, वो इसके बाद वाले चैप्टर में समझोगे। तो यहाँ हड्डियां हमारी हैं जो मेजर रोल प्ले कर रही हैं, किसी को स्टैंड यानी कि खड़े रखने में, किसी को मूवमेंट करने में, यानी कि मूव कर रहे हैं तो हम इन्हीं हड्डियों की वजह से हो रहे हैं। टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी, हम जो काम वाम कर पा रहे हैं वो इन्हीं की वजह से। तो हमारे हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, यानी कि हमारी हड्डियां होती हैं, फिर हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारे टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इन सबको मिला के हम यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। मस्कुलोस्केलेटन क्यों? क्योंकि जो हड्डियां हैं वो हड्डियां हमारी मसल्स के साथ जुड़ी होती हैं, कुछ हमारे हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, कुछ जॉइंट्स हमारे होते हैं, तो इसी वजह से इसको मस्कुलोस्केलेटन भी बोलते हैं कि मसल्स भी है और स्केलेटन भी है। तो ये पूरा हमारा हो जाता है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। बाकी इसमें देखो, अब जो हमारा कार्टिलेज होता है वो होता है जैसे हमारी जो हड्डियां होती है ना, हड्डियों का जो सबसे कवर एंडिंग होती है। जैसे अगर यहाँ दिखाएं तो ये मान लो एक हमारी बोन है, बोन के बारे में सिंपली यहाँ आपको दिख रहा होगा, आगे हम और डिटेल्स में बात करेंगे। तो बोन का देखो एक जो किनारा है ना, ये हमारा होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमारे हड्डियों के एंड में प्रेजेंट होता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसी भी बोन को। और जब बोन किसी मान लो दूसरे बोन के साथ अटैच होगी तो ये कार्टिलेज हमारा हेल्प करेगा कि भाई इनमें फ्रिक्शन वो सब टूट जाए, ये सब ना हो। तो इसमें होता है टेंडन हमारा क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी बोन है, तो बोन के ऊपर जो हमारा मसल्स, मान लो मसल्स अटैच है यहाँ पे, तो मसल्स और बोन ये दोनों जो आपस में अटैच होती हैं ये होती हैं टेंडन्स की मदद से। और लिगामेंट्स, आपने सुना होगा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट टूट गया। तो लिगामेंट एक्चुअल में क्या होता है, ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा। यहाँ मान लो एक हड्डी है और यहाँ से एक हड्डी दूसरे किसी हड्डी से मान लो जुड़ी है, तो ये हड्डियों के बीच में जो इनका जॉइंट है ना, ये जॉइंट हमारा इसी लिगामेंट्स की वजह से होता है। इनकी पतले रेशेदार होंगे जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करेंगे, तो ये हमारे हो गए लिगामेंट। तो ये सब के सब की जो स्टडी है ना वो हमारे इसी स्केलेटन सिस्टम के अंदर आती है, तो कुछ भी हमारा अलग नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में, और इसको याद करना बहुत जरूरी है। देखो एक बार ये क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो गई ना, इसके ऊपर 10 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप लिख कर आ जाओगे, क्योंकि एक ये क्लासिफिकेशन हो गया और इसका जो डायग्राम है वो आप बनाना एक दो बार नजर डालोगे तो आप बना के आ जाओगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो ये हमारी दो ब्रॉडली डिवाइडेड कैटेगरी हैं, यानी कि दो बड़ी बड़ी कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये, अब पूरा का पूरा डायग्राम से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये मान लो एक ह्यूमन बॉडी है। अब एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस, यानी कि कोई चीज सीधी है। तो अगर क्या करें, यहाँ पे ब्लर हो गया, तो अगर यहाँ पे क्या करें, जैसे हमारी बॉडी है और हमने इसको एक्सिस में, यानी कि अगर ऊपर से ये काटेंगे तो ये हमारा कहलाता है एक्सियल। यानी कि अब सिंपल देखा जाए तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये मान लो हमारा एक नॉर्मल स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा नॉर्मल स्केलेटन सिस्टम है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ये हम सीधा अगर लेके जाएं, यहाँ पे सीधा लेके जाएं, तो जो इतना पार्ट है, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और अपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अपेंडिकुलर किसी चीज से अटैच है हमारे, यानी कि जुड़ा हुआ है। तो अब जो हमारा ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, ये एक्सियल के साथ जो हमारा साथ में जुड़ा होता है, इसको हम यहाँ बोलते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम। तो अगर मैं एक बार आपको दोनों यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अब इसमें देखो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, देखो ये येलो कलर में, ये हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और एक्सियल देखो एक एक्सिस में, यानी कि ऊपर से पूरा हमारा आ रहा है, तो ये हमारा होता है पूरा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब देखो एक्सियल के साथ में यहाँ पे देखो ये हाथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे ये पैर जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो इस तरह देखा जाए तो हम पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक हमारा हो जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। और हाँ, टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा कुछ आपको बना के नहीं आना है। आप जो सिंपल ये बना के आ जाओगे ना, यही आपके लिए मोर देन इनफ है। और ये नहीं तो अगर आप थोड़ा इस तरह का, मतलब इससे तो थोड़ा ठीक बनाना, ये बिल्कुल ही मैंने रफ बनाया है, तो थोड़ा इस तरह बना के आ जाओगे तब भी आपका थोड़ा वो मतलब टीचर नंबर दे देंगे कुछ ना कुछ। और यहाँ पे नंबरिंग भी कर देना कि ये बीच का जो पार्ट है ये एक्सियल कहलाता है, और ये वाले हैं जान के हमारे जो हाथ पैर है वो हमारे अपेंडिकुलर में कहलाते हैं। और ये मतलब कैसे हुआ, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सियल का मतलब होता है कि एक्सिस में, यानी कि एक पूरे इस तरह एक्सिस में जो हमारा पार्ट है, तो ये पूरा जो पार्ट बीच का दिख रहा होगा,
होगा, ये हमारा हो गया एक्सियल स्केलेटन बोन, और अपेंडिकुलर का मतलब होता है जुड़ा होना यानी कि अटैच। तो अब इस वाले सिस्टम से जो अटैच है, तो ऊपर हमारे ये अटैच है और नीचे हमारे ये अटैच है, तो इसको हम बोल देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो इस तरह हम यहाँ पे दो पार्ट्स में अपने इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इनको याद करना कितना सिंपल है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हमारी जो टोटल बोन्स है, यानी कि पूरी जो टोटल बोन्स है वो हमारी होती है 206, ये आपको याद है बस। अब इसके बाद एक चीज और याद रख लेना कि 206 हड्डियों में जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो जो हमारा अपेंडिकुलर होता है ना, इस अपेंडिकुलर में हमारी प्रेजेंट होती है 126 बोन्स। कितनी प्रेजेंट होती है? 126 बोन्स। और जो हमारा ये एक्सीएल होता है, यहाँ पे देखो अब बची कितनी? 80 बोन। तो 80 बोन हमारी एक्सीएल में प्रेजेंट होती हैं। अब याद करना आपको लगेगा सर इसमें ज्यादा, लेकिन याद करना अपेंडिकुलर वाला ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू एक्सीएल वाला, क्योंकि इसमें डबल डबल है। यानी कि अगर 126 हड्डियां हैं तो आपको 126 याद नहीं रखनी, आपको लगभग 60 ऐसे याद। चलो आगे हम यहाँ जान लेते हैं। तो देखो अब हम एक एक करके अगर इनके बारे में बात करें, बहुत सिंपल है। अपेंडिकुलर में हमने क्या देखा कि अपेंडिकुलर हमारा वो पार्ट है जो साइड से, यानी कि हमारा साइड वाल अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। अब अपेंडिकुलर में हमारे आते हैं हाथ और पैर। अब जो हमारे हाथ या पैर होते हैं, अगर मैं सिंपली आपको यहाँ दिखाऊं तो नॉर्मल समझ लो कि जैसे अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां हैं। अब जो हमारे हाथ होते हैं, हैंड होते हैं, इनमें प्रेजेंट होती हैं 60 हड्डियां। जो हमारे पैर होते हैं, लेग होते हैं, उसमें प्रेजेंट होती हैं 60 हड्डियां। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे हाथ पैरों में ही 120 बोन्स यहाँ पे कवर हो जाती है। सिंपल हो गया। अब हम यहाँ बात करें तो हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्रिडल्स। अब ये जो ग्रिडल्स है इनमें हमारी प्रेजेंट होती हैं 6 हड्डियां। तो इस वजह से हमारी टोटल हो जाती हैं 126 हड्डियां। तो आप क्या समझे कि जो हमारा हाथ होते हैं, जो पैर होते हैं, इनमें हमारी 120 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। अब जो हाथ पैर हमारे होते हैं ना, इसको हम यहाँ बोलते हैं लिम्स। क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं। लिम्स मतलब होता है हमारे एक तरह से निकले हुए कुछ पार्ट है। तो हमारे जो हाथ पैर है वो निकले हुए पार्ट है, तो इनको हम यहाँ पे लिम्स बोल देते हैं। अब हमारे हाथ ऊपर है कि नीचे है? सिंपल सा सवाल है, हाथ ऊपर है कि नीचे? हाथ हमारे ऊपर है। और जब हाथ हमारे ऊपर है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? अपर लिम्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अपर लिम्स बोल देते हैं। और जो हमारे पैर हैं वो क्या नीचे है, तो इसको हम बोल देते हैं लोअर लिम्स बोल देते हैं। देखो सब कुछ नाम से ही आपको याद हो जाएगा। हमारे पास एक सिस्टम है 206 हड्डियां, अपेंडिकुलर एक्सियल। अपेंडिकुलर में 80, एक्सियल में हमारी अपेंडिकुलर में 126, एक्सियल में हमारी 80 हड्डियां। अब अपेंडिकुलर में हमारे हाथ पैर दो होते हैं, तो हाथ और पैर दोनों में हमारी 60 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। तो 120 हड्डियां हो गई, दोनों को मिला के हम लिम्स बोल देते हैं। और जब लिम्स बोलेंगे तो लिम्स हमारे जो ऊपर वाले यानी कि हाथ होते हैं उसको हम अपर लिम्स बोलेंगे, जो नीचे वाले हैं उसको हम यहाँ पे लोअर लिम्स बोल देते हैं। और अपर लिम्स लोअर लिम्स दोनों में ही हमारी 60 हड्डियां प्रेजेंट होती है, यानी कि 120, और 6 हड्डियां हमारी प्रेजेंट होती हैं ग्रिडल्स में। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब एक बार मैं आपको अपेंडिकुलर की याद दिला देता हूँ, बाकी के हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अपेंडिकुलर में हमारे देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा हाथ हो गया, मैं इसको मान लेता हूँ। तो ये जो मेरा हाथ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा हो गया अपर लिम्स हो गया। और जो नीचे वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा हो गया लोअर लिम्स हो गया। दोनों में मेरी क्या है, 60 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 60 और 60 होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ। सबसे ऊपर हम सबसे पहले याद रखेंगे तो हमारी सबसे ऊपर इधर आती है एक, और इसका नाम क्या होता है? ह्यूमरस। क्या होता है? ह्यूमरस नाम होता है। सेकंड हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये छोटा है अंगूठे की तरफ, तो जो अंगूठे की तरफ प्रेजेंट होती है उसका नाम यहाँ पे होता है रेडियस। क्या होता है? अंगूठे की तरफ वाली का नाम हमारा होता है रेडियस। अब जब आप यहाँ पे नहीं देखो, आपको जब भी याद करना हो ना, आप अपनी ह्यूमन बॉडी यानी कि खुद की बॉडी को पकड़ो और खुद का हाथ देखो। मैं यहाँ सब नहीं दिखा सकता, तो आप खुद का हाथ देखोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका दिख रहा होगा। तो ये जो आपका कलाई से ऊपर का पूरा पार्ट है आपका कोहनी तक वाला, इसमें आपकी 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। तो जो आपके अंगूठे की तरफ यानी कि इस तरफ जो ये हड्डी जुड़ी हुई है, इसका नाम होता है रेडियस। और जो इसके अपोजिट दूसरी वजह, इसका नाम यहाँ पे क्या होता है? अलेना। क्या होता है? अलेना होता है। तो इस तरह देखा जाए आपकी 3 हड्डियां हो गई, एक हमारी होगी ह्यूमरस, एक हमारी होगी रेडियस, एक हमारी होगी अलेना। तो आपका जो पूरा हाथ है, इस पूरे हाथ में 3 बड़ी बड़ी हड्डियां हो गई। अब इसके बाद जो आपका ये पूरा हैंड है यानी कि ये पूरा हाथ है, इसमें आपकी बची हुई यानी कि टोटल आपकी 30 हड्डियां होती हैं एक हाथ में, टोटल 60 है। अब एक लेफ्ट में, यानी कि ये मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो हाथ और पैर है दोनों में 160 होती हैं, हाथ में 60, पैर में 60। अब जो हैंड होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। पैर भी हमारे 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो जो एक हमारा होता है यानी कि जो लेफ्ट हैंड या लेफ्ट मतलब ये होगा, इसमें 30 होती हैं। तो दोनों को मिला के हमारी 60 होती हैं। लेकिन जो एक हाथ यानी कि अगर मैं सिंपल एक ये हाथ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मेरी टोटल 30 हड्डियां प्रेजेंट होंगी। अब 30 हड्डियों में अगर सिंपली देखा जाए तो देखो 3 हड्डियां तो हमारी यही हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब बची हमारी कितनी? 27। तो अब जो मेरी 27 हड्डियां हैं ना, वो मेरी प्रेजेंट होती हैं इस वाले एक हाथ के अंदर। यानी कि ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो कलाई पूरा हाथ है, इस पूरे के पूरे हाथ में मेरी प्रेजेंट होती हैं 27 हड्डियां यहाँ पे।
अब आगे अगर देखें तो देखो यहाँ पे जो आपकी कलाई दिख रही है, यानी कि ये जो कलाई है ये पूरा रोटेशन में हेल्प कर रही है। ये जो आपकी कलाई है इसको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स, क्योंकि इसमें 8 हड्डियां होती हैं। यानी कि जो आपकी कलाई है ना, सिर्फ ये कलाई की जो आपकी रोटेशन हो पा रही है ये इसलिए हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती हैं 8 हड्डियां। कोई वैसा सॉकेट वगैरह नहीं है, यहाँ 8 हड्डियां हैं जिनकी वजह से आपकी मूवमेंट हो रही है। अब जो आपकी पाल में यानी कि हथेली, अब यहाँ अगर ऐसे पकड़ के देखोगे तो एक हड्डी, देखो थोड़ा देखो यार आपको पता चलेगा, एक हड्डी, 2, 3, 4 और ये अंगूठे की यहाँ तक, ये जो सॉरी ये वाली ये वाला है, ये होती है 5वीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी 5 है। अब देखो रिस्ट वाले को हमने क्या बोला? कार्पल्स बोला। तो ये जो हथेली वाली हड्डी है इसको हम बोलते थे मेटाकार्पल्स। तो ये हमारा हो गया कार्पल्स और ये हमारा हो गया मेटाकार्पल्स हो गया। अब यहाँ पे मेटाकार्पल्स हो गया। अब ये जो उंगलियां जिसको आप गिनने में यूज करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो अगर मोड़ के देखो क्या है, यहाँ पे 3 हड्डियां है, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 हड्डियां, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे 2 है, एक ये और एक ये। तो इस वजह से हमारी जो उंगलियां होती है ना, इस उंगलियों में हमारी टोटल 14 मतलब उंगलियां प्रेजेंट, 14 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? फेलेंजस बोल देते हैं, फेलेंजस। तो हमारी यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्या होगा? एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है। तो कैसे याद रखोगे? आपको अगर याद रखना हो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद यहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और यहाँ पे फेलेंजस। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजस। फेलेंजस हमारी जो ये उंगलियां होती है इसको हम यहाँ पे फेलेंजस बोल देते हैं। तो क्या हो गया? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस। इस तरह याद करो। अब ह्यूमरस 1, रेडियस 2, रेडियस 1, अल्ना 1, तो ये तीनों 1 1। फिर यहाँ पे जो हमारी कार्पल्स होती हैं ये 8 है, मेटाकार्पल्स हमारी 5 है और फेलेंजस हमारे होती है 14। तो इस तरह यहाँ आप याद रख सकते हो। आपको जरूर भाई चीटिंग करनी है, मान लो आपको एग्जाम में, क्या करोगे? आप अपने हाथ को उठाओ, ऐसे कर करके देख लो कि भाई यहाँ पे कितनी है, 3, 6, 3 का 12 और 2 15, सॉरी 14, 12 2 14 हो गए। फिर यहाँ पे ये 5 हमारे हो गए। तो इस तरह आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो ना, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ चीज़ की। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखो फेलेंगस जो हमारी उंगलियां होती हैं यहाँ पे 14 हो गई, ये मिला के दो तो ये 14 हमारी। उसके बाद यहाँ पे 8 हमारे कार्पल्स हो गए, तो 14 8 22 और 5 हमारे मेटा कार्पल, तो ये हो गए 27। तो 27 मैंने क्या बोला? हमारे पूरे हाथ में 27 है। फिर हमारी जो कलाई, ये ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे रेडियस अल्ना, ये तीनों हमारी एक एक है। तो 27 प्लस 3 हमारी हो गई 30। तो एक हाथ में टोटल हमारी 30 हड्डियां होती हैं और यही हम सेम इस वाले हाथ के साथ कर लेंगे तो यहाँ पे 30 होती हैं। तो इस तरह जो हमारे अपर लिम्स हो गए उनमें हमारी यहाँ पे टोटल 60 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। अब नाम आई होप आपको याद हो गया होगा, फिर से बता देता हूं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस। तो ये हमारे हो गए हाथ के बारे में। अब थोड़ा अगर पैर के बारे में बात करें, बाकी एक बात और याद रख लो, कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे इनको हम यहाँ पे कार्पल्स बोलते हैं, इनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, इनको फेलेंजस। तो जो कार्पल्स होता है ना वो एक हड्डी को बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 कार्पल्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूँ कि जो मेरी रिस्ट है उनकी हड्डियों को क्या बोलेंगे, तो उसको हम यहाँ बोलते हैं कार्पस। यानी कि जो टोटल हड्डियां हैं, यानी कि 8 हड्डियों को मिला के हम यहाँ पे कार्पस बोल देते हैं। और जो मेरी यहाँ पे 5 हड्डियां हैं ये वाली मेटाकार्पस वाली, इनको हम यहाँ पे मेटाकार्पस भी बोल देते हैं। तो अगर इस नाम से कहीं आपको देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, कार्पस मेटाकार्पस भी बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई यहाँ हाथ के बारे में। अब थोड़ा अगर हम पैर के बारे में बात करें तो सेम फंडा, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, हमारी पैर के अंदर भी टोटल 30 हड्डियां होती है। यानी कि 30 हमारे हाथ में थी, 30 हमारे पैर में थी। तो पैर में सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे आती फीमर। अब पहले हमारी आती फीमर और ये हमारी पूरी की पूरी, अगर आप यहाँ पूरा डायग्राम देखोगे तो देखो सबसे लॉन्गेस्ट वन हमारी कौन सी है, यही है। इससे भी लंबी वन हमारी ये, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट वन हमारी होती है फीमर। अब फीमर के नीचे हमारा आता है पटेला। अब पटेला एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग का जो घुटना होता है ना, जिसको आप देखते हो, आप अगर हाथ लगाओ यार, अभी तुरंत हाथ लगाओ, आप उसको थोड़ा कटोरी सा बोलते हो ना, जो आपके दोनों मतलब पैर के नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पटेला। ठीक है, तो इसको हम कोई कोई टकना बोलता है, कोई घोटना बोलता है, कोई घोंटी बोलता है, कुछ भी बोलते हैं। तो इसको पटेला यहाँ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है अभी कमेंट्स में बताओ। तो ये हमारा हो गया फीमर, ये हमारा हो गया पटेला। अब इसके नीचे यहाँ भी हमारी 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। तो जो आगे की साइड है, आप तुरंत अपना हाथ पकड़ो, तो जो आपकी आगे की साइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं टीबिया, और जो आपकी बैक साइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फिबुला। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर की तरफ हमारी 4 हो गई। आपको याद रखना हो तो ऐसे रख लेना, आपकी हो गई फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। इस तरह 4 हो गई, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, ये 4 हो गई। अब यहाँ पे 4 हो गई। अब नीचे अगर देखा जाए तो जो हमारे रिस्ट होते हैं, यहाँ पे आपको जो टार्सस दिख रही हो, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं टार्सल्स। एक बार मैं लिख देता हूं, इनको बोलते हैं टार्सल्स। अब इसी में जैसे हाथ की हमारी बीच की थी, इसको हम यहाँ बोलते हैं मेटाटार्सल्स। और जो हमारे ये थे, यानी कि जो हमारी इसकी उंगलियां थी पैर की, इस उंगलियों को हम यहाँ पे फेलेंजस ही बोलते हैं। यानी कि यहाँ फेलेंजस में कोई दिक्कत नहीं है, फेलेंजस ही बोलते हैं। इसको हम मेटाटार्सल्स बोलेंगे, इसको टार्सल्स बोलेंगे। और वही बोला कि अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में बोले तो हमारा टार्सस हो गया, और ये कंबाइंड फॉर्म में हमारा मेटाटार्सस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टार्सल्स हमारे कितने होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, हमारे पूरे पैर में क्या 30 हड्डियां होनी चाहिए, लेकिन एक पटेला हमारी एक्स्ट्रा हो गई जो हमारे हाथ पे प्रेजेंट नहीं होती। ये रीजन है कि यहाँ पे जैसे इधर कार्पल्स हमारे 8 थे, लेकिन यहाँ पे जो टार्सल्स है वो
हमारे सिर्फ 7 रह जाते हैं। तो कैसे याद करोगे इसको? याद करने का तरीका क्या है कि एक जो हड्डी थी टार्सल्स की, मान लो वो आपकी पटेला के रूप में यहाँ पे चली गई है। ये रीजन है कि टार्सल्स में कम होती है। तो कार्पल्स का आपको याद है कि 8 होती हैं, मेटाटार्सल 5 होती हैं, फेलेंजेस 14 होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टार्सल्स में हमारी सिर्फ 7 होती हैं, मेटाटार्पल्स में हमारी 5 ही होंगी और फेलेंजेस हमारी 14 होंगी। तो सिर्फ बाकी सब हमारा बराबर है, केवल एक हड्डी हमारी कम होगी और वो हड्डी हमारी यहाँ पटेला में। तो इस तरह हमारा जो टोटल पैर हो गया उसके अंदर भी हमारी 30 हड्डियां होती हैं। नाम वही हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फीमर हो गया, पटेला हो गया, टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, और इधर हमारा टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ये हमारा सेम है। ऊपर बस कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, यहाँ टार्सल, मेटाटार्सल। ये अब टी फॉर आप याद रखते हो तो टी फॉर टॉय होता है, यानी कि अंगूठा पैर का, ये सब होता है। तो नीचे पैर के बारे में बात हो रही है, टी से आप यहाँ पे बात याद रखना। तो इस तरह हमारी 60 यानी कि 30 एक पैर में तो दूसरे पैर में 30, तो दोनों पैरों की हमारी 60 हड्डियां, दोनों हाथों की हमारी 60 हड्डियां, और इस तरह 120 हड्डियों के बारे में आपको पता चल गया। अब किसी के बारे में भी आता है आप उसके बारे में यहाँ पे लिख के आ सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है गिर्डल्स। अब देखो गिर्डल्स हमारे ना दो टाइप के हैं, एक हमारे हो जाएंगे पेक्टोरल गिर्डल्स और एक यहाँ पे हमारे नॉर्मल हो जाते हैं पेल्विक वाले गिर्डल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे टोटल 6 हैं। तो जो हमारी यहाँ पे पेक्टोरल है ये हमारी होती हैं 4 और जो हमारी पेल्विस हैं ये हमारी होती हैं 2। तो इस तरह दोनों हड्डियों को मिला के हमारी टोटल 6 हो जाती है। अब ये है क्या, तो बस इतना याद रखना। आप लिखना भी ऐसे, जब आप क्लासिफिकेशन लिखो तो पेक्टोरल ऊपर लिखना, पेल्विस नीचे लिखना, और इसी से याद रखना कि पेक्टोरल का मतलब होता है ऊपर, यानी कि ऊपर वाली जो हड्डियां उनके बारे में बात हो रही है, और पेल्विस का मतलब होता है नीचे वाली जो हड्डियां उनके बारे में। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ये डायग्राम आपने देखा, तो अब तक आपने क्या, ये हाथ यहां से गिना ना हमने ह्यूमरस से, तो ये हाथ ह्यूमरस, रेडियस, अलेना, और इसके बाद ये हमारे कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजर। इसके बाद हमारे यहाँ पे फीमर, टीबिया, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, और यहाँ पे हमारे टार्सल, मेटाकार्पल, फेलेंजर, ये पूरा हो गया। लेकिन हमारा ये भी पार्ट तो हमारा इसी में आ रहा है, क्योंकि कलर तो हमारे अपेंडिकुलर वाला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस जगह हमारी 2 हड्डियां रह गई। एक हमारी रह गई है, इसका नाम होता है क्लेविकल। जो आपकी कॉलर बोन है ना, आप अभी पकड़ के देखो, जो आपकी कॉलर बोन है इसको हम क्लेविकल बोलते हैं। तो ये एक हड्डी हो गई, और एक आपका पीछे वाला जो आपका शोल्डर अटैच होता है, ये पीछे जब इसको हम अपना हाथ ऐसे मोड़ के करते हैं तो थोड़ा बाहर निकलती है, तो ये वाली। तो ये जो हमारी 2 हड्डियां होती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला, ये दोनों हड्डियां हमारी पेक्टोरल के अंदर आती हैं। यानी कि जो हमने यहाँ पे देखा पेक्टोरल गिर्डल, इसके अंदर हमारी बेसिकली 2 हड्डियां आएंगी। एक हमारी आ जाएगी यहाँ पे क्लेविकल, और एक हमारी यहाँ पे आ जाती है स्कैपुला। स्कैपुला थोड़ा जैसे आप इसको देखोगे तो जैसे हमारा चमचा वगैरह होता है ना, सॉरी जो चम्मच होता है हमारा पतला वाला जो होता है, उसके जैसा थोड़ा लग रहा है ना हमारे स्कैपुला, तो इसीलिए इसका नाम स्कैपुला है। और ये हमारे क्लेविकल है, थोड़ी पतली सी इस तरह होती है। तो ये क्लेविकल और स्कैपुला 2 तरह की हमारी यहाँ 2 हड्डियां हैं, और ये 2-2 प्रेजेंट है, एक हमारी इस तरफ, एक हमारी इस तरफ। तो ये हमारी 2 प्रेजेंट है, ये हमारी 2 प्रेजेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए हमारी पेक्टोरल शोल्डर की जो है वो 4 हड्डियां देखने को टोटल मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नीचे। तो ये हमारा देखो, मैंने क्या बोला, पेल्विक। पेक्टोरल हमारा ऊपर से याद रखना, और पेल्विक हमारे नीचे से। पेल्विक हमारी 2 होती हैं, और इन्हीं को हम एक्चुअल में हिप बोन नाम से जानते हैं। अब हिप बोन एक हमारा लेफ्ट वाला, एक हमारा राइट वाला, दोनों को मिला के हमारी 2 यहाँ पे पेल्विक गिर्डल या फिर हिप बोन यहाँ पे हो जाती है। ये आपको दिख रही होंगी, तो 2 हमारी हो गई हिप बोन। तो इस तरह देखा जाए ओवरऑल, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, 60, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, 60, और ये 60 120, यहाँ पे 2 120 और 2 122, और यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे ये, तो 126 हड्डियां टोटल हमारे अपेंडिकुलर के अंदर हमें देखने को मिलती है। और सबके नाम आपको मुंह जुबानी आई होप याद हो गए होंगे। अब कोई भी डाउट है आपको इसके अंदर, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो एक बार आप क्लासिफिकेशन लिखो तो याद रखना अपेंडिकुलर 126। अब यहाँ पे लिम्प, मैंने बोला लिम्प जो हमारी बोन होती है हाथ पैर की, तो एक होते हैं 4 लिम्स यानी कि अपर लिम्स, एक हमारे हैंड लिम्स, इसको हम लोअर लिम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये दोनों 2-2 हाथ की होंगी ना, 2-2 हाथ की, यानी कि एक देखो दिख रहा है। फिर कार्पल्स हमारी दोनों हाथों की 8 है, एक में हमारी 7, सॉरी हाथ में तो हमारी 8 ही होती हैं, तो ये हमारी टोटल 16 हो गई। मेटाकार्पल्स हमारी 10 हो गई, और फेलेंजस 14 हमारी 28 हो गई। जो हमारे नीचे का लोअर हो गया, इसमें फीमर 2, टीबिया 2, फिबुला 2, पटेला 2, लेकिन जो टार्सल है वो 8 की जगह 7 होते हैं, तो ओवरऑल हमारे 14 हो जाएंगे। मेटाटार्सल हमारे 10 हो गए, फेलेंजस हमारे 28 हो गई, 14 सेम होते हैं। और गिर्डल्स हमारे टोटल 6 हैं। जो पेक्टोरल है वो 4 होते हैं, उसमें 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला, और 2 हमारी होती है पेल्विस। इस तरह हमारी टोटल 126 हड्डियां हमने यहाँ पे कवर कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सियल के बारे में। अब एक्सियल वाला थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, लेकिन इतना फिर भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट है इसको हम यहाँ बोलते हैं एक्सियल वाला। अब एक्सियल के अंदर हमारा सबसे पहले आता है वर्टिब्रल, या इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोल देते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इज नन अदर देन, ये हमारा क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो आपके पीछे की स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में होती है, उसी को हम यहाँ पे एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम या पूरा वर्टिब्रल बोल देते हैं। अब इसके अंदर
टोटल हमारी 26 हड्डियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा होगा इसका डायग्राम। अब इस बार हमने थोड़ा कलर डायग्राम लिया है कि आप थोड़ा मैच कर पाओ और आपको थोड़ा विजिबल इजिली हो यहाँ पे। तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये है वर्टिब्रल कॉलम का। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये भी साथ में लगा देता हूँ, हमारी साथ होती है सर्वाइकल। अब सर्वाइकल ये आपको दिख रहे होंगे। अब सर्वाइकल जो हमारी गर्दन के पास एक्चुअल में होती है, अगर आप देखोगे पीछे आप हाथ लगाओगे तो आपको ये जगह दिख जाएगी। अब यहाँ पे हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाओ, ये आपको थोड़ा फील होगा। तो ये हमारी होती है सर्वाइकल वाली वर्टिब्रा और इसमें टोटल हमारी 7 बोन्स आती हैं। आपको C1 से लेके C7 तक ये यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। देन नेक्स्ट हमारी आती है थोरासिस। अब जो थोरासिस है ये हमारी टोटल 12 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे T1 से लेके T12 तक आपको ये देखने को मिल रही होगी और ये इसी शेप की आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारी हो जाएंगी थोरेसिक वर्टिब्रा वाली। फिर नेक्स्ट हमारी यहाँ पे आती है लंबर। अब लंबर के अंदर टोटल हमारी 5 हड्डियां आती हैं, ये आपको यहाँ दिख रही होंगी। अब इसको हम लंबर वर्टिब्रा यहाँ पे बोल देते हैं। अब लंबर के बाद हमारी यहाँ पे आती है सैक्रल और कॉकेक्स। अब देखो जो सैक्रल और कॉकेक्स है ना हमारी, ये एक्चुअल में एक एक हड्डी है, लेकिन ये अंदर थोड़ी फ्यूज होती है। तो अगर यहाँ पे हम दिखाएं तो सैक्रल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्यूज है, लेकिन इसके अंदर भी मिनी 5 हड्डियां पाई जाती हैं, S1 से लेके S5, लेकिन हम इसको केवल एक ही काउंट करते हैं, ठीक है। फिर हमारी ऐसी आती है कॉकेक्स। तो कॉकेक्स के अंदर भी बेसिकली हमारी 4 हड्डियां होंगी, लेकिन इसको भी हम एक ही काउंट करेंगे, तो ये हो गई कॉकेक्स। तो इस तरह देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या है, सर्वाइकल जो हमारी कहते हैं ना, सर्वाइकल दिक्कत है यानी कि गर्दन में कोई दिक्कत है, तो ये हड्डियां थोरासिस हमारी वो हड्डियां जो हमारी रिब के, जो हमारी छाती एक तरह से चेस्ट वगैरह ब्रेस्ट है, ये पूरे में जो हड्डियां होती हैं वो थोरासिस वाली यहाँ पे हो गई। फिर लंबर हो गई, सैक्रल हो गई, कॉकेक्स हो गई। तो जो रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी होती है, इसके अंदर मिनी कितनी सारी हड्डियां होती है, उसी से कनेक्टेड हमारे ये पूरा था। तो अगर आप देखोगे तो 26 हड्डियां आपने यहाँ पे इस रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ही कवर। हम बात करते हैं स्कल के बारे में। अब देखो स्कल में वैसे 29 है, अगर हम यहाँ पे ईयर वाली जो कान की हड्डियां होती हैं जो हाइड वन है उनको कवर करें, तो अगर इन दोनों को हटा दें तो जो मेन हमारे स्कल है ना, उसके अंदर 22 बोन्स हमारी प्रेजेंट होती है। अब ये भी हमारी फर्दर सब पॉइंट में डिवाइड है। तो अगर हम पहले बात करें क्रेनियम के बारे में, तो क्रेनियम एक्चुअल में क्या होता है, तो आपको क्या करना है, अब अपने हाथ को लेना है और अपनी खोपड़ी पे यानी कि अपने सबसे ऊपर रखना है। तो अब जो आपका सबसे ऊपर वाला पूरा एरिया, मैं आपको कभी ना लाइव ऐसे दिखाऊंगा, तो आपके सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो हमारा बन के आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। क्रेनियल बोन्स बोलेंगे या इसको क्रेनियम बोल देते हैं पूरे पार्ट को। अब इसमें टोटल हमारी प्रेजेंट होती हैं 8 हड्डियां। कितनी प्रेजेंट होती हैं टोटल, हमारे पास 8 हड्डियां यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब ये भी आप इजीली वैसे तो चेकआउट करके इजीली आप बता सकते हो। तो देखो सबसे आगे जो आपका फॉरहेड वाला एरिया है, जहाँ पे नॉर्मली लोग प्यार से किस वगैरह करते हैं अपने रिलेटिव्स को भी, जो फॉरहेड वाला आपका एरिया है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल, यानी कि फ्रंटल जो आपके सामने वाला जस्ट है। अब देखो ये डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि उस तरफ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ देखोगे तो देखो ये एक पूरा होता है, यानी कि जो फ्रंटल है वो हमारे पास सिर्फ एक हड्डी होती है। तो फ्रंटल हमारे पास कितनी होगी, एक होगी। अब जस्ट पीछे यानी कि आप आगे से थोड़ा पीछे बढ़ते जाओ तो फ्रंटल खत्म होगी, फ्रंटल के पीछे आप जैसे बढ़ोगे, ये जो आपकी जगह होती है इसको हम बोलते हैं पैराइटल। क्या बोलेंगे, पैराइटल बोन। अब ये जो पैराइटल बोन है देखो, एक हमारी इस तरफ है और एक हमारी प्रेजेंट है इस तरफ, देखोगे एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। तो इसलिए जो हमारी पैराइटल है ये हमारी हो जाती है 2 बोन हो जाती है। अब जो पैराइटल है इसके जस्ट साइड में यानी कि नीचे की तरफ, आप इसी तरह याद रखना, फ्रंटल, फ्रंटल के पीछे गए आपकी पैराइटल, पैराइटल के साइडों में आ जाओ, यानी कि पैराइटल आप अपने सर को पकड़ो और पैराइटल के साइड में आ जाओ जहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी होती है टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल एक इस तरफ है एक इस तरफ है, देखो एक ये रही एक ये रही, तो टेम्पोरल आपके पास हो जाती है 2 बोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पीछे वाली यानी कि जहाँ पे आपका सबसे पीछे वाला दिमाग होता है उसमें हमारी आती है ऑसिपिटल। अब ये जैसे फ्रंटल सामने से एक होती है, इसी तरह हमारी पीछे से ये एक होती है और इसको हम यहाँ बोलते हैं ऑसिपिटल, और ये भी हमारी एक बोन होती है। अब देखो इनके अंदर यानी कि जो हमारी ये 3 लेयर हो गई, यानी कि देखा जाए फ्रंटल, पैराइटल और जो आपकी टेम्पोरल है, इनके बीच में यहाँ पे एक हमारी बोन होती है और इसको हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेनॉइड। अब इनके अंदर एक हमारी प्रेजेंट होती है जो देखो आंख के छेद से इन लोगों ने दिखाई है, तो ये जो अंदर की लेयर होती है इसको हम यहाँ बोलते हैं इथमॉइड बोलते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आप आपकी सारी बोन यहाँ पे हो गई, फ्रंटल हो गया, फिर पैराइटल हो गया, उसके बाद पीछे वाले लाओ ऑसिपिटल, फ्रंटल पैराइटल ऑसिपिटल, उसके बाद यहाँ साइड में आ जाएंगे तो टेम्पोरल, और इसके बाद इधर आ गया स्फेनॉइड और इसके इधर आ गया इथमॉइड आ गया। यानी कि टोटल आपके पास 5 बोन है। अब उस 5 बोन में फ्रंट पैराइटल आपकी 2 होंगी और टेम्पोरल आपकी 2 होंगी, यानी कि ये और ये, यानी कि देखा जाए ये आपकी 2 बोन होती है, बाकी हमारे अंदर है। तो इससे देखा जाए 2 4 5 6 7 8 टोटल आपकी 8 क्रेनियल बोन्स या फिर क्रेनियम आपके यहाँ देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फेस में। अब देखो आपका जो सामने का चेहरा है, जो आपका खूबसूरत चेहरा जिसको आप लोग शीशे में देखते हो भाई किस किस का खूबसूरत है, तो यहाँ पे टोटल आपकी 14 बोन्स होती हैं। यानी कि जो आप लोग स्माइल कर रहे हो या हम जो बोल रहे हैं अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फीलिंग, एक्सप्रेशन, चेहरे पे जो कुछ दिखता है ना, वो सब हमारे इन्हीं हड्डियों की वजह से होता है। यानी कि ये 14, जैसे यहाँ पे ये मूवमेंट है, ये सब है, ये जैसे हाथ की हड्डियों की वजह से हो रहा है ना, इस तरह चेहरे की मूवमेंट, चेहरे का जो कुछ है वो हमारे फेस की हड्डियों की वजह से होता है। और फेस में होती है टोटल 14। अब मैंने अपनी एक वीडियो पहले भी बताया था, उसी तरह आप याद रख लो कि मान लो चेहरे में सामने कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपने अपनी उंगलियां ली और उंगलियों में होती हैं टोटल 14, तो उस उंगलियों का मुक्का बना के जब आप चेहरे पे मारोगे तो चेहरा फूट जाएगा और चेहरे की कितनी हड्डियां टूटेंगी? 14। यानी कि 14 उंगलियों से, 14 उंगलियों की हड्डियों से आप 14 चेहरे की हड्डियों को तोड़ सकते हो। तो इससे आपको याद रहेगा कि चेहरे में भी आपकी 14 हड्डियां यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी होती हैं एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोज से, जो आपकी सामने की नाक है, कहीं से शुरुआत करनी है। तो जो आपकी नोज होती है ना, उस नोज में सबसे ऊपर यानी कि बिल्कुल आपके फोरहेड के जस्ट नीचे आप लोग हाथ लगाते जाओगे साथ में, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे आपकी होती है नेजल की हड्डी, इसको नेजल बोन बोलते हैं। अब ये दो है, जो भी नाक है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो मोस्टली, तो एक इधर एक इधर, तो आपकी नेजल की हड्डी हो गई यहाँ पे दो। ठीक है, अब जस्ट अगर इसके आप नीचे जाओगे यहाँ पे, तो इधर देखो एक बात और है कि जैसे आपकी जो आंख होती है ना, आंख के पास में एक हड्डी हमारी और प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है लैक्रिमल। अब लैक्रिमल ग्लैंड आपको याद है जो पसीने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसी के पास में ये हमारी बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम भी हमारा लैक्रिमल होता है। तो नेजल हमारी दो बोन होती है, लैक्रिमल हमारी दो बोन होती है। अब इसके और पास में देखा जाए तो इधर आओगे तो जो बीच में एक आपको ये पूरी दिख रही होगी हड्डी, इसका नाम होता है बोमर। और ये बोमर जो हड्डी है ना, वही है जो आपके नेजल सेप्टम को बनाती है। यानी कि नाक में दो छेद हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो उस छेद को सेपरेट करने के लिए जो हड्डी हमारी इस्तेमाल हो रही है उसी को हम यहाँ पे बोमर बोल देंगे। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे नोज के बारे में। अब इसके अंदर यानी कि इस तरफ अगर आप थोड़ा हाथ लगाओगे, आपके यहाँ पे इस तरफ अगर हाथ लगाओगे तो इधर हमारी एक हड्डी है, एक इधर होती है, इसका नाम होता है इंफीरियर नेजल कॉन्चा होता है। यानी कि अंदर की तरफ ही हमारी एक हड्डी होती है, इसको इंफीरियर नेजल कॉन्चा बोलते हैं। ये हमारी होती हैं दो। अब यहाँ पे लास्ट में हमारी ये दो हड्डियां प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं पैराइटन, तो ये भी हमारी होती हैं दो। और इस पूरे को एक तरह से आप नोज बोल दोगे, तो इसको चाहो अलग से भी बना सकते हो। तो देखा जाए क्या हो गया, देखो दो नेजल हो गई, दो लैक्रिमल हो गई, एक हमारी बोमर हो गई, दो हमारी इंफीरियर नेजल कॉन्चा और दो हमारी हो गई पैलेंटिन। तो इस तरह हमारी नोज के अंदर ये हड्डियां होती हैं। बाकी अब देखो नोज का पार्ट हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब अगर देखा जाए तो देखो जो सबसे ये वाला पार्ट है, यानी कि जो आपके नाक के पास का पार्ट है, इस पूरे को हम बोलते हैं मैक्सिला। अब ये मैक्सिला जो पार्ट है ना, ये वैसे एक होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे दो होती है। यानी कि इस नाक के पास से यहाँ बिल्कुल करोगे तो एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये हो गया। तो ये जो पूरी होती है मैक्सिला, इसको हम दो यहाँ पे यूनिट बोलेंगे। जैसे धमाल पिक्चर में बोलता है ना कि मैं और ये दो, आदि और मानव दो यूनिट है, सिंगल यूनिट है। तो इसको आप चाहो दो यूनिट बोलो चाहे एक यूनिट बोलो, एक ही बात है। लेकिन एक्चुअल में इनको हम दो हड्डियां ही बोलेंगे, एक ये हड्डी एक ये हड्डी। तो ये हमारी होगी मैक्सिला दो हड्डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आपको दिख रही होगी, ये भी एक फेस की हड्डी है। जो थोड़ा एरिया बाहर निकला रहता है ना, कान के पास, आंख के पास, इसको पकड़ के देखते हो। कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने गालों को पतला कर देते हैं, तो ये हड्डी ज्यादा दिखती है। इसका नाम होता है जाइगोमैटिक। मैं इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ये चीजें याद रहें। और अब सबसे नीचे बात करें तो ये हमारा होता है जबड़ा, जिसको हम बोलते हैं, और इसका नाम होता है मैंडिबल, और ये सिर्फ एक होती है। और देखा जाए तो पूरे के पूरे स्कल में ये इकलौता ऐसा हमारा हड्डी या पार्ट है जो मूवेबल है। देखो कुछ भी हमारा मूव नहीं कर रहा, कान की हड्डी मूव करती है वो अलग बात है, उसको हम अलग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो मैंडिबल है ना, यही हमारा मूवमेंट करता है। तो ये इकलौती एक मूवमेंट वाली हड्डी है। और एक और बात कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी, हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है मैंडिबल। यानी कि ये कुछ भी चबाने में, कहते हैं ना जबड़ा मजबूत होना चाहिए भाई, कुछ भी चबा देंगे, तो ये मैंडिबल जो जबड़ा है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में माना जाता है। तो देखा जाए हमने फेस में देखा, मैक्सिला हमारी दो हो गई, नेजल हमारी दो हो गई, जाइगोमैटिक दो हो गई, लैक्रिमल दो हो गई, बोमर एक हो गई, पैलेटिन दो हो गई, इंफीरियर कॉन्चा दो हो गई, मैंडिबल एक हो गई। तो ये सारी की सारी हड्डियां हमने यहाँ देख ली और टोटल हमारी यहाँ पे बनती है 14। तो हमने स्कल में 29 में ये 22 हड्डियां अपनी कवर कर ली यहाँ पे। बाकी अब हम बात करें, देखो जो ईयर ऑसिकल्स है उसमें टोटल 6 हड्डियां होती हैं। अब कैसे होता है, बस आपको एक नाम याद रखना है। जब भी कान की हड्डियों के बारे में बात हो आपको याद रखना है MIS यानी कि मिस। अब M फॉर होता है हमारा मैलियस, ई फॉर होता है इंकस एंड एस फॉर होता है स्टेप्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सबसे बाहर, ये वैसे तो ये पूरी की पूरी हड्डी हमारी अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, बाहर जो पूरा प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज और कान ही प्रेजेंट होता है, हड्डियां हमारी सारी अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ टोटल जो ये वाली हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं मैलियस, ये पूरा मैलियस दिख रहा होगा। जो ये वाली हड्डी होती है इसका नाम होता है इंकस, और जो ये है इसका नाम होता है स्टेप्स। ये मेनली अंदर की तरफ हमारी सबसे अंदर होती है। और एक और बात कि हमारे पूरी की पूरी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो हड्डी होती है उसका नाम होता है स्टेप। यानी कि सिंपल अगर आए तो स्टेप्स हमारी क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी हो गई। अब एक कान में ये 3 हो गई, यानी कि MIS 3 हमारी हड्डी हो गई, तो 2 कान है तो 2 कान में हमारी 6 हड्डियां हो गई। तो इस तरह हमारी ईयर ऑसिकल हो जाती है टोटल 6 हड्डियां।
और लास्ट अगर स्कल वाले में देखा जाए तो हमारी आती है हायोइड बोन, और हायोइड बोन जैसे हमारी जो गले की हड्डी होती है ना, ये आपको दिख रही होगी, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं हायोइड बोन, ठीक है। और इसका डायग्राम वगैरह आप देख लेना, तो ये हमारी एक हड्डी होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने एक्सियल की 26 वर्टिब्रल वाली पूरी रीढ़ की हड्डी वाली समझ ली, स्कल की हमने 29 भी समझ ली, हमने ईयर और स्कल हायोइड भी समझ ली। अब बात करें हम अपने रिब्स वाली हड्डियों के बारे में, तो इसमें टोटल हमारी 24 हड्डियां पाई जाती हैं। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा का पूरा रिब्स, यानी कि एक तरह से छाती की जो हड्डियां होती है ना, जिसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट पाए जाते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं रिब्स की हड्डियां। अब ये ना पेयर में पाई जाती हैं, तो टोटल हमारे पास क्या होता है, 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब एक पेयर में एक हड्डी हो गई, तो भाई 12 पेयर में हमारी एक पेयर में 2 हड्डी, क्योंकि 2 को एक पेयर बोलते हैं, तो इसलिए 12 पेयर में हमारी 24 हड्डियां प्रेजेंट हो जाती है, और लास्ट में होती है स्टर्नम। तो अगर ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारे पेयर हो गए, और ये वो पेयर होते हैं जो आपस में इस तरह कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे 11 12 ये हमारे एकदम फ्लोटिंग वाली हड्डियां होती हैं, लेकिन भाई एक इधर भी है एक इधर भी है, तो पेयर में तो ये भी है। तो इस तरह टोटल 12 पेयर हमारी हड्डियों के प्रेजेंट होते हैं, और 12 पेयर की वजह से ये टोटल हमारी हो जाती है 24 हड्डियां। और इनके ही बीच में यहाँ पे एक बड़ी सी हमारी हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टर्नम। अब ये जो स्टर्नम हड्डी है, ये हमारी क्या करती है, इनको जो हमारी ये है ना, इनको कनेक्ट करके रखती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, स्टर्नम हो जाता है। और ये हमारी हो गई एक। तो अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो हमने यहाँ पे एक्सियल की भी, देखो इसकी थोड़ी अलग थी क्योंकि यहाँ डबल डबल नहीं थी, तो एक्सियल की भी हमने 26 वर्टिब्रल कॉलम, 29 स्कल के अंदर, और यहाँ पे ईयर और स्कल में 6, हायोइड में 1, और क्रेनियम में 8 जो ऊपर का पूरा है, और चेहरे में 14 होती हैं, और इसके बाद रिब्स में 12 पेयर यानी कि 24, और स्टर्नम 1 होती है। तो इस तरह टोटल हमारी यहाँ पे हो जाती हैं 80 हड्डियाँ। तो आई होप अब आपको जितनी कहाँ कैसे क्या हड्डियाँ होती हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। और अगर आप एक दो बार और देख लेना और इसको इसी तरह याद कर लोगे ना, अब एक बात बताओ, आपको सबके बारे में पता है, अब मान लो क्वेश्चन उठ के आता है कि भाई आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में लिखना है और इसके बारे में पूरा एक ब्रॉड नोट लिखो, तो आपको एक्सियल पता है, अपेंडिकुलर पता है, अब आप लिख के आ जाओगे अपेंडिकुलर हमारा वो पार्ट है जो सिंपली अटैच होता है और इसके अंदर हमारे लोअर लिम्ब अपर लिम्स आते हैं, हमारे पेल्विक गिडल्स आते हैं। एक्सियल हमारा बीच का एक पार्ट होता है, एक्सिस वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हमारे ये पार्ट आते हैं। फिर इनके बारे में लिख दो कि हमारे अपर लिम्स हमारे ऊपर के हाथ होते हैं जो टोटल 60 होते हैं, ये पेयर में होते हैं, 2 होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं। ह्यूमरस हमारे ये है, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो, ऊपर हमारे ऊपर का पार्ट है। तो इस तरह सबके बारे में आप बना के लिख के आ जाओगे और किसमें कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको सब पता है। और एक बार क्लासिफिकेशन तो आपको लिख के आना होगा, तो आपको इसी के नंबर हो जाएंगे। तो अगर आप एक बार थोड़ा मोटा रफ जैसा डायग्राम ऐसा बना के आ जाओगे, ये तो चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत रफ बना के आ जाओगे, थोड़ा एक्सियल अपेंडिकुलर को इस तरह थोड़ा डिफाइन कर देना और ये क्लासिफिकेशन बना के आ जाओगे, आप काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है इसके अंदर से ले सकते हो। तो देखो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर अपेंडिकुलर पे आएगा तब तो आप आराम से लिख के आ जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपको ये हाथ पैर सबके बारे में अच्छे से पता है, पूरा ब्रॉड में लिख के आ जाओगे। और बाकी अब हम थोड़ा बात करते हैं कि क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, क्योंकि मेनली हमारे ये क्वेश्चन वाइज है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मोस्टली टाइम जो हमारे एग्जाम में आता है वो आता है वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टिब्रा के बारे में, तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स में आ जाता है। एक आध बार हमारा स्कल के ऊपर भी देखने को मिला है, और हम यहाँ रिब्स केज को भी थोड़ा कवर कर लेंगे। और इसके अंदर हम बात करेंगे फीमर के बारे में, जो हमारी होती है एक पूरे इसकी लॉन्गेस्ट वन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, राइट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लॉन्ग वन। लॉन्ग वन हमारी होती है फीमर। तो ये 3-4 चीजों को हम इसके अंदर कवर करेंगे, और वैसे तो मैंने ओवरऑल पूरा आपको समझा ही दिया है। तो जब भी लिख के आना थोड़ा बहुत इसका इंट्रो जरूर लिख के आ जाना। जैसे अपेंडिकुलर सिस्टम, ये हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क है जो अपर एंड लोअर लिम्स को कंटेन करता है, जो मैंने बताया ना उसी को बनाना है। और इसके साथ में इसमें सपोर्टिंग गिर्डल्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं। टोटल 106 हड्डियां होती हैं, और ये मेनली हमारे जो मूवमेंट और एक्टिविटी है, क्योंकि हमारे जो हाथ पैर है वो क्या करते हैं, पैर हमारे चलने में और हाथ हमारी एक्टिविटी में, लिख रहा हूँ कोई भी काम कर रहा हूँ हाथ हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो हमारे होते हैं अपेंडिकुलर वाले, ये हमारी मेनली मूवमेंट में और हमारी फिजिकल एक्टिविटी में काफी हेल्प करते हैं। बाकी जो हमने क्लासिफिकेशन में वही लिखना है कि अपर लिम्स हमारे 60, लोअर लिम्स में 60, पेक्टोरल गिडल्स हमारे 4 जो ऊपर वाले होते हैं, और पेल्विक गिडल्स जो नीचे वाले हिप जोन होते हैं वो हमारे हिप 1 हमारी, उसमें हमारी 2 आती हैं। तो इस तरह आप इनके बारे में थोड़ा इंट्रो लिख के आ जाना। अब एक्सियल के बारे में भी ऐसे लिख के आ जाना कि दीज आर दोज बोन्स व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी एक्सेस, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का एक एक्सेस ये बना रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है यही तो सब कुछ जोड़ रहा है। तो इट्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्कल, हमारे स्कल को पूरा, क्योंकि भाई स्कल जो है वो इसी के अंदर आ रहा है। तो जो हमारा ब्रेन हो गया या हमारे ऊपर का सा पार्ट है वो यही कंटेन कर रहा है। फिर जो मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, उन सबको एक्सियल वाला ही तो बचा रहा है। क्योंकि मेन एक्सियल वाला क्या है, ये पूरा पार्ट एक्सियल
का है, तो इसके अंदर ब्रेन आता है, इधर हमारा हार्ट आएगा, इधर हमारे लंग्स आएंगे, इधर हमारा स्टमक। तो ये मेनली सब पार्ट हमारा क्या कर रहा है, एक्सियल स्केलेटन ही बचा रहा है। तो इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्कल, नेक एंड द ट्रंक रीजन। जो हमारा गर्दन वाला पार्ट है उसको ट्रंक एक तरह बोल देंगे। अब ये क्या है, ये 80 बोन्स कंटेन करता है, और जो बच्चे होते हैं ना उनमें 87 बोन्स होती हैं। बाद में आपको बताया कि बोन्स हमारी फ्यूज हो के 2-3 बोन्स एक बन जाती हैं, इसीलिए बच्चे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और बड़े होकर थोड़ा कम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो मेनली 3 हमारे पार्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्रा हो गया, स्कल हो गया हमारा, इसमें फेस हो गया, क्रैनियम हो गया, और इसी के साथ अगर यहाँ बात करें तो हमारी हाइयोड, यहाँ पे हाइयोड बोन है जो 1 होती है, ईयर ऑस्टिकल हमारी 6 होती हैं, और थोरेसिक केज में हमारी रिब्स आ जाती हैं और स्टर्नम आ जाती है। रिब्स में हमारी 24, 12+12 पेयर में होती हैं, और स्टर्नम हमारी 1 होती है। अब मेनली हमारा क्वेश्चन आता है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम क्या है एक्चुअल में, कि इट इज द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की पूरी बैकबोन है जो हमारी वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर टोटल 26 बोन्स हमारी आती हैं। अब इसको हम स्पाइन नाम से या स्पाइनल कॉर्ड नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली क्या करते हैं, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड एट इट्स मेम्ब्रेन। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में क्या, हड्डियों को ढांचा तो है, लेकिन उसके अंदर जो नर्व्स वगैरह हैं, जो न्यूरॉन्स है, क्योंकि हमको लगता है कि भाई ये रीढ़ की हड्डी क्या कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जो रीढ़ की हड्डी है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसका काम है हमारी बॉडी में जो कुछ भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जो प्रोसेस चल रही है, जो न्यूरॉन में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पेंसिल उठाना चाहता हूँ, नहीं उठाना चाहता हूँ, ये सारे के सारे फंक्शन मेरे इसी से होके, यानी कि इससे होके, जो अपने नर्व रिफ्लक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो ये सब हमारे इसी के थ्रू चलते हैं। आप जैसे जैसे आगे जाओगे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, ये सारी कहानी आपके लिए और आसान हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। तो बस इतना समझ लो कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, और एक तरह से ये मेम्ब्रेन वगैरह को। अब जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर मेनली हमारी 26 बोन है। तो कैसे कैसे होती है, तो सबसे ऊपर की हमारी आती है सर्वाइकल, जो हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था कि सबसे ऊपर हमारी आती है सर्वाइकल। वैसे ऑलरेडी पढ़ लिया हमने ये सब, देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये एक्सटर्नली हमारे नेक रीजन को पूरा कवर करती हैं, और इसकी जो पहली वर्टिब्रा हमारी होती है, ये वाली C1 वाली, इसका नाम होता है एटलस। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। सेकंड हमारा आता है थोरेसिक। अब थोरेसिक में 12 हमारी, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होगे T1 से बाहर तक 12 हमारी यहाँ पे पूरी हड्डियाँ आती हैं, और ये बेसिकली क्या करती हैं, जो हमारे रिब्स होती है ना, यानी कि जो हमने यहाँ पर रिब केज अपना देखा था, अभी एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिब केज दिखा था। तो ये जो रिब केज है ना, देखो ये जो 12 हैं, ये हमारी यहाँ से T1 से लेके T12 तक अटैच होती है। यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे तो जो हमारा ये हड्डियों का ढांचा है, ये एक्चुअल में जो पहला पार्ट है वो यहाँ से लगेगा, और हमारे T12 तक, यानी कि ये आखिरी वाला हमारे T12 तक लगा होगा। तो ये जो हड्डियाँ आपको लटकी हुई दिख रही हैं, एक्चुअल में ये हमारी इसी रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ी हुई हैं। तो ये काम भी हमारा एक इसका यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, और इन्हीं के साथ हमारे जो रिब्स हैं, यानी कि जो हमारे चेस्ट की हड्डियाँ वो यहाँ कनेक्ट होती हैं। फिर हमारा आता है लंबर। तो यहाँ पे 5 हमारी लंबर की वर्टिब्रा एक्चुअल में वही होगी हमारी हड्डियाँ, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंट अबव द थोरेसिस, और ये हमारे थोरेसिस के नीचे पीछे पार्ट पे, यानी कि एक तरह से दिखाया जाए तो जो आपका कमर वाला पार्ट है ना, जो आप पूरे को स्ट्रेट करके रखा है, तो वो समझ लो वो इसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस जगह कोई और तो है नहीं, और यहाँ पे हड्डियाँ भी जुड़ी हुई हैं। तो चलो ओवरऑल मिलके थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है स्टर्नम के साथ, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा पार्ट जो हमारा है, ये क्या कर रहा है, संभाल के रख रहा है बॉडी को। यानी कि अगर देखो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा हमारी, है ना। ये पूरे पार्ट को, बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, तो ये पूरा इसको संभालता है। इसीलिए इसका क्या है कि ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, एंड हमारी थोरेसिस के अबव थोड़ा प्रेजेंट होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ से आती है सैक्रम। तो यहाँ पे 5 सैक्रम वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे पेल्विक रीजन में, यानी कि जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे हमारी ये इधर प्रेजेंट होती हैं। और लास्ट में हमारी यहाँ पे आती हैं कॉकेक्स। तो जो कॉकेक्स है वो हमारा लास्ट पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का, और ये क्या होता है, जैसे 4 छोटी छोटी हड्डियां वो फ्यूज होके एक बनाती हैं। ये रीजन है कि जब मैंने आपको बताया जैसे इसमें 4 होती हैं, लेकिन चारों फ्यूज होके एक बना देती हैं। इधर 5 होती हैं, 5 फ्यूज होके एक बनाती हैं। और ये पेल्विक रीजन में देखो, ये हमारी कमर क्या हो गया, सिंपल यहाँ देख लो, इसीलिए मैंने ये डायग्राम डाला। ये हमारी कमर के नीचे वाला पूरा पेल्विक रीजन है, उसमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ये तो बहुत ही नीचे तक पहुंच गई, ठीक है। और जो हमारे मेन है, देखो ये पूरा कमर का पार्ट हमारा, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट की अकेली है। और ये पूरा रिब के संभाल रहा है, इसी को इसको थोरेसिक वर्टिब्रा पूरा बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा गर्दन वाला एरिया संभाल रहा है। तो इस तरह यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी ऊपर देखो कहाँ से शुरू हो रही है, हमारी गर्दन से, और हमारे नीचे तक बिल्कुल पीछे वाले पार्ट तक हमारी ये जा रही है। तो इस तरह सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 से C7, थोरेसिक वर्टिब्रा T1 से T12, लंबर वर्टिब्रा
L1 से L5, सैक्रम हमारी S1 से S5, फ्यूज होके एक कॉगेक्स C1 से C हमारे एक पूरा फ्यूज होके। तो इस तरह ही हमारा पूरा यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम वाला एक फंडा अच्छे समझ आ गया होगा। जब भी आए आपको ये पूरा मतलब ये पूरा लिख के आ जाना, एक एक के बारे में लिख के आ जाना, और यहाँ पे इसके फंक्शन ये लिख के आ जाना, और ये डायग्राम बहुत जरूरी है, इसको बना के आना। बाकी अब इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो जो वर्टिब्रा है वो हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस बना के रखती है, क्योंकि बीच की कहते हैं ना अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ हो जाए तो भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कमर से ऊपर, क्योंकि ये कमर से ऊपर का जो पूरा पार्ट है वो इसी की वजह से संभाला होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। और जो बड़े बड़े लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम, वो यहाँ पे देखा होगा कमर पे एक पूरा पट्टा सा बांध लेते हैं कि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड होती रहे। इसके अलावा जो हमारी पूरी बॉडी ट्रंक, जैसे पूरी बॉडी का ये जो पूरा एक तरह से ट्रंक बन गया, इस पूरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारा ये। और इसके अलावा इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, हमारे उसकी मेम्ब्रेन को। इसके अलावा जो हमारे अपर लिम्स और जो लोअर लिम्स है ना, उनको भी इस तरह सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इजिली फ्री मूवेबल है। देखो नीचे तो हमारे इसी के साथ हमारे ये लिम्स कनेक्ट हैं, और ऊपर भी हमारे इसी के साथ, देखो यहाँ से ऐसे हमारे ये पूरे कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह इनको यहाँ अटैच करते हैं कि ये फ्रीली मूवेबल है और अच्छे से सब कुछ मूव हो पाता है। तो ये हमारा हो गया वर्टिब्रा, यानी कि इन वाली हड्डियों के यहाँ पे फंक्शन। तो बस यही आपको लिखना था, एक एनाटॉमी लिखनी थी, एक फंक्शन लिखना था, ये सब लिख के आ जाना। अब एक बात और है कि जैसे एग्जाम पर्पस ही करना है, अगर कभी मान लो वर्टिब्रल कॉलम आ गया तो बोलोगे यहाँ से यहाँ तक करोगे, तो वैसे तो ये ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, जब भी ये आए लिखना इट्स कम अंडर स्केलेटन सिस्टम, और थोड़ा बहुत आप जो है स्केलेटन सिस्टम की डेफिनेशन वगैरह लिख के आ जाना, थोड़े बहुत फंक्शन लिख देना, फिर लिख देना कि ये किसके अंदर आता है। तो जैसे वर्टिब्रल कॉलम हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है, चाहो इसको भी थोड़ा लिख सकते हो, इस तरह बल्क बढ़ता है, आप क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ये लिख के आओगे, तो जब ये लिखो यहीं के बाद ट्राई करना कि यहीं के बाद आप इस डायग्राम को बना दो, और डायग्राम बनाने के बाद आप लिखना कि इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, और इन सबको देख देख के आप इनके बारे में लिख देना। एक एक देखो क्या लिखा है, एक फंक्शन लिखा है, लास्ट पार्ट ये वाला है, ये फ्यूजन से बना है, बस एक फंक्शन है, एक दो लाइन है, इस तरह आप इनके बारे में लिख के आ जाना, और लास्ट में इसके फंक्शन लिखे जाएंगे तो वो यहाँ लिख देना। आपका 2-2.5 पेज बन जाएगा, और 7-8 नंबर में जो आएगा आपका फर्स्ट क्लास ये काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर 10 नंबर में आएगा तो आपका क्वेश्चन इस तरह आएगा कि डिफाइन एंड क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम, तो उस टाइम पे आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन भी इसका करना पड़ेगा, और ये पूरा क्लासिफाई करने के बाद आपको इस वर्टिब्रल कॉलम को डिफाइन करना है, तब भी आपके लिए छोटा सा ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अलग से ही आपका 4-5 नंबर में मतलब वर्थ इट है, तो इसको यहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो अब बात करें तो यहाँ स्कल के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो स्कल है इट इज लोकेटेड ओवर द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसके ऊपर हमारा ये स्कल पूरा लोकेटेड होता है। अब जो एडल्ट का स्कल है, यानी कि स्कल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन कंप्राइजेस ऑफ 28 बोन्स, हमारी 28 बोन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, विच आर इमूवेबल एक्सपेक्ट मैंडिबल। जो मैंडिबल है उसको छोड़ के बाकी सब हमारे क्या है, इमूवेबल है। यहाँ पे हमने अब बोलोगे 29 जोड़ी थी, यहाँ पे एक्सपेक्ट, यहाँ पे लिखा जाए एक्सपेक्ट, यानी कि इसके अलावा जो हमने हायर्ड बोन थी, यानी कि जो गर्दन की बोन थी, उसको हमने यहाँ हटा दिया। अगर उसको भी जोड़ ले तो 28 आ जाएगा। अब इसमें क्रेनियम, फेस और ईयर ऑसिकल, तीन हमारे यहाँ पे होना आती हैं। मेनली हमारे क्रेनियम और फेस वाली हमारी इसके अंदर आती हैं। ईयर ऑसिकल मैंने आपको बता दिया। अब ये मेनली क्या करेंगे, इट हेल्प इन दी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड फेस। जो हमारा चेहरा है, जो हमारे दिमाग है, उसको बचाने का काम हमारा ये स्कल ही करता है। अब इसके अंदर मेनली हमें सबके बारे में थोड़ी बात करनी। क्रेनियम के बारे में बात करें तो इट इज ए स्फेरिकल शेप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कंटेन फ्लैट एंड इरेगुलर शेप 8 बोन। अब जो क्रेनियम है हमने अभी पहले ही बता दिया, इसके अंदर टोटल 8 बोन पाई जाती हैं, जो नॉर्मली फ्लैट ही होती हैं और इरेगुलर है, कोई फिक्स टाइप की नहीं है, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें पहले आती है फ्रंटल, एक थिक प्लेट है जो हमारे स्ट्रक्चर दैट फॉर्म अ फोरहेड, हमारे जो फोरहेड है उसको ये फ्रंटल बनाती है। पैराइटल फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ स्कल, जो हमारी छत होती है सर का, उसको ये बनाती है और साइड को भी बनाती है, इसीलिए ये 2 बोन होती हैं। तो ये 2 बोन है और ये हमारे पूरे स्कल का बहुत ही मेजर पोर्शन बनाते हैं, यानी कि काफी बड़ी होती हैं। फिर टेम्पोरल के बारे में बात करें तो टेम्पोरल भी हमारी 2 बोन्स होती हैं, ये हमारे कान के पास प्रेजेंट होती हैं, फॉर्म इमूवेबल जॉइंट, और ये इस तरह मतलब जुड़ी होती हैं। ये सारी आपको दिख रही होंगी, ये आपकी टेम्पोरल हो गई, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और देखोगे, जैसे ये जो हड्डियों से हड्डियां कनेक्ट है ना, ये जो कनेक्ट होती हैं, ये बीच में एक तरह से टांके जैसे बोल सकते हैं, तो इसको हम यहाँ बोलते हैं कोरोनर सिच्योर। क्या बोलते हैं? सिच्योर एक तरह से, यानी कि ये आपस में क्या जुड़ी हुई है इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। इसके बाद हमारी ऑसिपिटल आती है, ये हमारे स्कल के बैक साइड प्रेजेंट होती है, और जो हमारे पीछे का हेड है या जो हमारे स्कल का बेस है उसको ये फॉर्म करती है। देन हमारी स्पिनॉइड आती है। अब ये हमारा क्या होता है, स्पिनॉइड बोन इज दैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ स्कल, हमारे स्कल के सेंटर में बिल्कुल अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होता है। और जो हमारी इथनॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, सॉरी इथमॉइड बोन हमारी प्रेजेंट होगी, वो एंटीरियर पार्ट यानी कि हमारे स्कल के अंदर वाला पार्ट है, और वो हमारी नेजल कैविटी को हमारे ब्रेन वाले इस पूरे पार्ट से सेपरेट करती है। यानी कि ये नोज है, इसके जस्ट पीछे देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट है ना इथमॉइड, और ये हमारे बाकी के पूरे एरिया को सेपरेट कर रही है हमारे ब्रेन वाले इस पार्ट से। तो ये हमारी हो गई इथमॉइड बोन। तो इस तरह हम इनके बारे में यहाँ लिख के आ सकते हैं। बाकी इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको सब समझा दिया, तो वही
एनाटॉमी के अंदर आपको इसी के डायग्राम के बारे में सारी बातें लिख के आनी पड़ेंगी। तो हमने क्रेनियम के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा इसके फेस के बारे में बात करें तो इट इज अ फेशियल स्केलेटन, हमारे फेस का स्केलेटन है। इसको हम जो है विस्केरल स्कल नाम से भी जानते हैं, जो हमारे फेस के लिए फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। इसके अंदर टोटल 14 बोन पाई जाएंगी जो हमारी आंखों को, हमारे माउथ को, नोज को और हमारे दांतों को भी अटैच करके रख रही हैं। तो हमारी आंखों को, जैसे आपको ये पूरा दिख रहा होगा, इसको हम बॉनी ऑर्बिट या बॉनी सॉकेट बोलते हैं, जिसमें आंख होती है। तो अगर देखो आंख थोड़ी अंदर होती है, तो अगर जैसे कभी डंडा या कुछ भी लगता है तो हमारा ये एरिया घायल हो जाता है और हमारी आंख बच जाती है। इसीलिए जो स्कल है वो हमारी आंख को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हमारे मुंह अंदर देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है, अंदर की जीभ सब मामला, तो वो सब बचा रहता है हमारी हड्डियों की वजह से। कभी गिरते हैं तो पहले दांत टूटेंगे या ये सब चीज़ों में लगती है, अंदर का सब हमारा सेफ रहता है, तो इसीलिए ये होता है। तो और इसके अंदर जो जितनी भी बोन्स है वो हमारी सब इमूवेबल है, केवल मैंडिबल को छोड़ दें तो जो हमारा जबड़ा है सिर्फ वो मूवमेंट करता है, बाकी सब हमारा इमूवेबल है। और ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे खाने को चबाने में हेल्प करता है, तो च्यूइंग में हमारी हेल्प करता है, बोलने में हमारी हेल्प करता है, इसीलिए ये मूवेबल होना जरूरी है। अब इसके बाद हमारे नेजल वॉल जो हमने यहाँ बात की, तो नेजल वॉल्स हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेजल ब्रिज, हमारे नाक का पूरा ब्रिज बनाता है और ये पेयर में मेनली प्रेजेंट होती है। तो नेजल वॉल हमने यहाँ देखा 2 प्रेजेंट है। फिर हमारी मैक्सिला, ये एक पेयर्ड वॉन है जो अपर जॉ, यानी कि जैसे ये पूरा जॉ लाइन बोलते हैं, तो नीचे का जो ऊपर का जबड़ा होता है अपर जॉ, तो इसको हम यहाँ बोलते हैं मैक्सिला से बना होता है। और ये हमारे ऊपर के दांतों को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी ये मूवमेंट वगैरह नहीं करते। कभी आप देखना ऊपर के दांतों का मूवमेंट नहीं कर सकते, वो लगता है कि दोनों दांत मूवमेंट करते हैं, ऊपर के दांतों को मूवमेंट करने के लिए आपको पूरा मुंह ही हिलाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके हिलाओ, लेकिन मेनली हमारा नीचे का ही दांत मूवमेंट करता है और वही हमारे सबको इस तरह च्यूइंग वगैरह कराने में हेल्प करता है। ऐसी बात है जो आपको पता, मतलब नहीं जानते हो आप एक्चुअल में, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। फिर हमारी आती है जाइगोमेटिक बोन, तो ये हमारी चिक की, जो हमारी गाल की है ना, ये वाली आपको दिख रही होंगी थोड़े गाल के ऊपर वाली, ये होती है चिक बोन और ये भी पेयर में प्रेजेंट है। फिर हमारी लैक्रिमल बोन, ये हमारी नेजल बोन्स के पास प्रेजेंट होती है, स्मॉलेस्ट बोन है। और ये जो लैक्रिमल डक्ट वगैरह होते हैं ना, जिनसे मतलब आंसू निकलते हैं, उनको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती हैं। और लैक्रिमेशन, जो रोना होता है, आंसू निकलते हैं, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमारी मैंडिबल, ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट बोन है। इसको लार्जेस्ट भी बोलेंगे लेकिन लंबी नहीं है, देखो लॉन्गेस्ट अलग है, लार्जेस्ट थोड़ी बड़ी अलग होती है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दोगे तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ी एक बोन हमारी ये हो जाती है। ये एक लोअर जो यानी कि नीचे का जबड़ा बनाती है, हमारे लोअर टेथ को रखती है। और उसके बाद ये अकेली मूवेबल जॉइंट है, तो मूवमेंट वगैरह हेल्प करेगी। फिर पैलेटिन होती है, इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी आप अंदर देखो, जो नाक है ना, नाक के नीचे वाले जो अंदर का पार्ट है थोड़ा सा, वो ये होता है इंफीरियर नेजल, कौन सा, ये नेजल कैविटी और पेयर में प्रेजेंट होती है, अंदर ही होती है। बोमर एक हमारा नेजल कैविटी का वो पार्ट है जो नेजल सेप्टम को बनाता है, जो नाक के दोनों को सेपरेट करके रखता है। तो ये था हमारा पूरा स्कल के बारे में। इसमें हमने क्रेनियम, द फेस, इन सब के अंदर पूरे ये कवर कर लिया। ईयर ऑसिकल का अलग से आप कवर कर लेना। फिर एक पार्ट और है जो हमारे एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, वो हमारा है थोरेसिक केज वाला। तो इसको हम थोरेक्स या फिर रिब केज नाम से भी जानते हैं, जो हमारी यहाँ पूरी होती है। अब ये हमारा जो हमारा हेड है और जो हमारा एब्डोमिनल है, यानी कि नॉर्मल देखो ये हमारा पूरा हेड है, ये हमारा पेट है, तो पेट और हेड इन दोनों के बीच में जो ये हड्डियां पूरी दिख रही होंगी, इसी को हम यहाँ पे थोरेसिक केज बोलते हैं। केज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जो जेल टाइप स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा जैसे जेल हो, इस तरह हम इसको केज यहाँ बोल सकते हैं। अब ये पूरा यहाँ पे करता है, बाकी इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन। जैसे हमारा जो हार्ट हो गया, लाइक यहाँ पे, तो जो हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, एज वेल हमारे जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व पासिंग हो गई, इन सबको ये वाला जो हमारा थोरेसिक केज है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब लंग्स में देखा जाए तो इट हेल्प इन कोस्टल ब्रीथिंग, यानी कि जब हम सांस लेते हैं ना, बहुत जब सांस लेते हैं तो ये जो पूरा रिब कहते हैं ना, ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये हमारे सांस लेने में भी हेल्प कर रहा है। तो लंग्स को प्रोटेक्शन भी दे रहा है, इसके अलावा हमारी सांस, यहाँ पे एक डायफ्राम भी होता है जो ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसमें हेल्प करता है। ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद मेनली 3 पार्ट है, हमारा होता है रिब्स, हमारे होती है स्टर्नम, और यहाँ पे आती है थोरेसिक या वर्टिब्रा यहाँ बोल सकते हैं। तो इसको हमने जो वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट था वहाँ पे हमने इसको कवर किया था, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर पॉसिबल हो तो ये वाला देखो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, जो यहाँ पे हमने लिखा है थोरेसिक वर्टिब्रा, ये केवल एक ही है। तो ये पूरा जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे 12 बोन्स हमारी होती हैं, ये हमारी इसी थोरेसिक केज के अंदर आती हैं। तो देखो रिब्स अलग है, रिब्स ये हमारी 12 पेयर अलग है, लेकिन इसके साथ ये पीछे की लगी है, इसको थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ी। तो वो हमारा T1 से लेकर T12 तक का पार्ट है, तो इसको भी आप चाहो नोट डाउन यहाँ कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन में है तो इसको जरूर आप लिख के आना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिब्स, स्टर्नम हो गया। एक बार डायग्राम समझ लो, तो देखो ये हमारा सबसे आगे जो चेस्ट के आगे अगर आप थोड़ा हाथ रखोगे तो एक मोटी सी हड्डी आपको दिख रही होगी, इसका नाम होता है स्टर्नम। अब स्टर्नम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मनुविरियम। नीचे वाला जो पार्ट होता है पूरी हमारी बॉडी हो गई, और इसके सबसे नीचे यहाँ पे होता है साइफोइड प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब ये जो है ना, इसके साथ हमारी यहाँ पे हड्डियां अटैच होती हैं, तो टोटल हमारी यहाँ पे होती हैं 7, यानी कि इसको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 7 की 7 हड्डियां हमारी
हमारी स्टर्नम यानी कि इस स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती हैं। देखो पीछे जो थोरेसिक वर्टिब्रा है इसके साथ तो 12 की 12 कनेक्ट है, 12 पेयर कनेक्ट है, लेकिन इन 12 पेयर में जो 7 पेयर है ना वो सिर्फ हमारे स्टर्नम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स बोलते हैं, यानी कि ये असली रिब्स है हमारी। उसके बाद यहाँ पे जो 8 9 10 ये जो हमारे आते हैं इसको हम बोलते हैं फाल्स रिब, क्योंकि ये क्या होता है कि कनेक्ट इनको होना था स्टर्नम से, लेकिन ये स्टर्नम की जगह इधर ही, यानी कि जो हमारी 7वीं जैसे 8वीं हमारी 7वीं पे कनेक्ट हो गई और 9वां पेयर हमारा 8वें पेयर से कनेक्ट हो गया, 10वां हमारा 9वें पेयर से कनेक्ट हो गया, तो इस तरह ये पेयर में ही आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। और यही रीजन है कि ये जगह आपको खाली मिलेगी। आप अपने पेट पे हाथ रख के देखोगे तो ये जगह आपको बिल्कुल खाली मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरी की पूरी यूनिट आपको फील करने की, आप खुद पकड़ के अपनी बॉडी को देखकर अपनी बॉडी से चीटिंग करके आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो ये जो पूरा आप अगर बॉडी में देखोगे इस तरह आपके पूरे जा रहा होगा, यानी कि देखा होगा आपके बॉडी का, देखो ये ढांचा इस तरह जाता है और ये पूरी जगह खाली होती है, और इसको आप दबा के प्रेस करके भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका पेट वगैरह होगा तो ये पूरी जगह हमारी यहाँ पे खाली होती है। तो ये होता है। और इसके बाद ये जो 2 हड्डियां हैं ये हमारी आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ होती हैं, क्योंकि ये आगे जुड़ नहीं पाई किसी से, तो इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो 3 तरह की रिब्स हो गई, ट्रू रिब्स, फाल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब्स जो हमारी स्टर्नम से कनेक्ट है, फाल्स रिब जो अपने आपस में ही कनेक्ट है, और फ्लोटिंग रिब जो किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो इस तरह यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, टोटल हमारे पास 24 रिब्स यहाँ पे हो जाती हैं। और एक स्टर्नम है, तो स्टर्नम मेनली आगे की हमारी मेन चेस्ट की हड्डी हो गई जो इनको यहाँ पे चिपका के रख रही है, तो ये मेन काम यहाँ पे कर रही है। तो बस जो बात मैंने आपको बताई है वही लिख के आना है कि देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, रिब्स के 12 पेयर हैं, टोटल 24 मिल्स होती हैं। ये हमारी थिन फ्लैट प्लेट होती हैं और ये पीछे साइड से जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है उससे कनेक्ट होती हैं और आगे हमारे स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती हैं। ट्रू रिब 7 है जो स्टर्नम से कनेक्ट है, फाल्स रिब 8th 9th एंड 10th पेयर है और ये हमारा रिब्स के साथ ही कनेक्ट होता है। फ्लोटिंग हमारा 11 12 पेयर है जो केवल मतलब पीछे से कनेक्ट होता है, आगे किसी से कनेक्ट नहीं होता है। और ये 12 के 12 पेयर हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होते हैं। फिर स्टर्नम, इसको हम आल्सो ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, जो आगे छाती की हड्डी हो गई। अब ये फ्लैट एंड गिव अटैचमेंट टू द रिब्स, ये रिब्स को मतलब पूरा अटैचमेंट देती है और फ्लैट होती है। तो ये था हमारा पूरा इसके बारे में। बाकी अब हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम के लास्ट टॉपिक के बारे में। देखो वीडियो हो गई है बहुत लेंदी, अब यहाँ तक कौन बच्चा कंटिन्यू देख रहा है भाई कमेंट करके बताओ। बाकी देखो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि यूनिट सेकंड हमारी बड़ी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में। तो देखो लॉन्ग बोन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे बोन के बारे में सिंपल बात करें तो बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू विच मेक अप द बॉडी स्केलेटन सिस्टम, यानी कि बोन वही है ना, एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और हार्डेस्ट है जो हमारी पूरे स्केलेटन सिस्टम को बनाने का काम कर रहा है। और बहुत सारे फंक्शन जैसे हमारी मूवमेंट होगी, प्रोटेक्शन हो गई, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क हो गया, इन सब में हेल्प करता है। बाकी जो बोन है वो मेनली हमारी कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। बाकी लॉन्ग बोन के बारे में बात करें तो फीमर जो हमारी होती है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फीमर हमारी होती है, तो जब भी लॉन्ग बोन आए आपको फीमर के बारे में ही लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो फीमर के बारे में लिखना। इट इज स्टडी अंडर द टाइप ऑफ अपेंडिकुलर सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब भी आप किसी बोन के बारे में लिखो इस तरह लिख सकते हो कि ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती है। अब मान लो ये 10 नंबर में आए तो आप इसके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पहले स्केलेटल सिस्टम को डिफाइन करो, फिर बोन के बारे में डिफाइन कर दो, फिर छोटा मोटा उसको क्लासिफाई कर दो, फिर बात कर दो लॉन्ग बोन के बारे में कि फीमर होती है, फीमर हमारी अपेंडिकुलर के अंदर आती है, थोड़ा इसके बारे में बता दो। फिर फीमर हमारी जो होती है इज प्रेजेंट इज मतलब इन थाई, यानी कि हमारी जो थाई होती है ना, जांग होती है, उस पार्ट में जो प्रेजेंट होती है और इसका बहुत मेजर रोल प्ले करती है वेट वियरिंग में, मूवमेंट में और बैलेंस में। यानी कि अगर हम इस हड्डी को देखें तो जब हम वजन उठाते हैं तो हमारा जैसे कोई भारी सामान उठाते हैं तो इस जगह हमारा बहुत प्रेशर पड़ता है, हम इसको उठा पाते हैं इसकी वजन से। और इसके अलावा ये हमारी मूवमेंट में, यानी कि जब हम चलते फिरते हैं तो भाई इसका मेजर रोल हो गया। और इसके अलावा हम बैलेंस बनाने में, क्योंकि जांग की हड्डी बड़ी होती है तो हमको बैलेंस बनाने में भी काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग बोन के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब वैसे तो इसकी जगह आप चाहो देखो सिंपल डायग्राम भी बना के आ सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो जैसे आप ये भी बना के आ सकते हो, हमने पहले बनाया था, तो सिंपल ये बनाओ। और ये पूरी एक बोन, मतलब एक बोन का जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बोन बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो ऊपर का पार्ट इसको हम एपिफाइसिस बोलेंगे, जो नीचे का एंड इसको भी एपिफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि बोन तो भाई दोनों तरफ से उल्टी सीधी है। तो जो हमारा एंड वाला पार्ट है इसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं डायफाइसिस बोलते हैं, और जो बीच वाले पार्ट है इसको शाफ्ट भी बोला जाता है। और ये एंड के एंड हो गया। तो ये एक बोन के बारे में जनरल हो गया। अब बोन के पास एंड में मैंने क्या बोला, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट है और यहाँ पे ये ब्लू कलर का प्रेजेंट है। तो कार्टिलेज एक्चुअल में क्या करेगा, एक तरह से जैसे कुशनिंग वर्क करता है, यानी कि किसी हड्डी से हड्डी टकराएगा तो थोड़ा सा गद्दा, जैसे रबड़ लगा देते हैं ना एंड में, उस तरह ये बेसिकली काम करेगा। अब इसमें एक होता है रेड बोन मैरो, जो मेनली हमारा ब्लड को बनाने में हेल्प करता है, और जो येलो बोन मैरो होता है थोड़ा बहुत इसमें काम करेगा, बाकी ये जो हमारा फैट वगैरह स्टोर होता है ना, उसमें ये हमारा हेल्प करता है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। आप चाहो तो इसको बना के भी आ सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यही बनानी है, ये बना के भी आ सकते हो। लेकिन ये जो है ना, ये मेनली जो हमारी फीमर होती है, यानी कि
कि जो हमारी जांघ की हड्डी है उसका डायग्राम है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो जैसे मान लो इसको उठा लो, ठीक है, तो ये हमारा देखो ये वाला जो सॉकेट जॉइंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, ये प्रेजेंट है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा इस तरह है यहाँ पे, और उसके बाद ये लंबी गई है और नीचे इस तरह का देखो ये हमारा दिख रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट है लॉन्ग बोन यानी कि फीमर का। तो ट्राई करना, अगर इसको बना सको तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो पहले हमारा आता है प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। तो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस क्या है कि अपर एंड ऑफ फीमर, फीमर का अपर एंड है और फॉर्म हिप जॉइंट विद पेल्विस, और ये जो हमारा है ये हमारा हिप बोन के साथ यहाँ पे जॉइंट होता है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा ये हमारा है प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। इसके बाद हमारा आता है डाइफाइसिस। तो डाइफाइसिस होता है लॉन्ग सिलेंडर का शाफ्ट, जो आपको ये पूरा दिख रहा होगा, ये बड़ा सा हमारा कहलाता है डाइफाइसिस। अब डाइफाइसिस क्या है, डाइफाइसिस क्या है, लॉन्ग सिलेंडर का शाफ्ट है, एक तरह से शाफ्ट की तरह काम करेगा। फिर हमारा आता है डिस्टल एपिफाइसिस। अब जो डिस्टल एपिफाइसिस है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये डिस्टल एपिफाइसिस है, लोअर एंड ऑफ फीमर है, और ये जो नी जॉइंट है यानी कि जो हमारे यहाँ पे नी जॉइंट है इसके साथ बनेगा, और नी जॉइंट के साथ क्या करेगा, टीबिया और पटेला इन दोनों के साथ कनेक्ट होगा। अब जो हमारा पटेला यहाँ पे था वो थी मतलब जो घुटना था हमारा उस वाली, और टीबिया जो नीचे आपको ये दिख रही होगी ये, तो टीबिया और पटेला इनके साथ में हमारी ये वाली फीमर वाली जो हड्डी है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। देखो यही थोड़ी चीज़ें अलग बनाती हैं, बाकी सब तो जनरल है, तो इनके बारे में लिख के आना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारी नेक है यानी कि इसकी जो गर्दन होती है, तो नैरो रीजन बिटवीन प्रोक्सिमल एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस। अब जो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और जो हमारा डाइफाइसिस है इसके बीच में जो ये वाला वर्जन है इसी को हम यहाँ पे नेक बोलेंगे, गर्दन एक तरह से बोलेंगे, और इसको हम यहाँ पे मेटाफाइसिस बोल रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल में गर्दन वाला पार्ट हो जाएगा। फिर हमारा आता है ग्रेटर ट्रंकल। तो ये लार्ज इरेगुलर प्रोजेक्शन फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली मसल अटैचमेंट के लिए, यानी कि जो हड्डियां हमारी जो मसल्स हमारी जुड़ती हैं वो, और लेसर ट्रंक जेट का स्मॉल प्रोजेक्शन फॉर मसल अटैचमेंट के लिए। इसके बाद यहाँ पे और देखा जाए तो जैसे हमारा ये शाफ्ट हो गया, तो ये हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अगर इनके बाद देखा जाए तो ये जो डाइफाइसिस है ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो नेक हमारी ये वाली है ये हमको मोशन, यानी कि यहाँ से पूरा जो मोशन होगा ना, पूरी हड्डी का घूमना, वो हमें प्रोवाइड होगा। फिर ट्रंकेटर होते हैं, ये हमारे जो वो पॉइंट है जो हमारे मसल्स के साथ जुड़ने में हमारी हेल्प करेंगे, और एपिफाइसिस हमारी वो है फॉर्म जॉइंट विद एडजेसेंट बॉन्ड, यानी कि ये जो आपको दिख रहे होंगे एपिफाइसिस, ये हमारे दूसरे जॉइंट, यानी कि जैसे ये ऊपर वाला हमारा हिप बोन के साथ जुड़ेगा, नीचे वाला हमारा नी जॉइंट के साथ जुड़ेगा, तो उसमें जोड़ने में हमारे एपिफाइसिस हेल्प करते हैं। तो ये जनरल बातें हो गई। अब एक बार डायग्राम आप देखो, ये सब इतना मत करना, अब इसका सिंपल डायग्राम नहीं मिला था तो मैंने ये चिपका दिया, इतना नहीं करना आप, सिंपल ये जैसे मैंने बताया ना, ये डाइफाइसिस लिख के आ जाना, एपिफाइसिस और एपिफाइसिस ये। अब ये ऊपर वाला एपिफाइसिस जो हमारा इसमें होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन है उसमें प्रोक्सिमल एपिफाइसिस बोलते हैं, नीचे वाले को डिस्टल एपिफाइसिस बोलते हैं, ये नाम लिख के आ जाना। अब इनके बीच में हमारा होता है मेटाफाइसिस, एक तरह से नेक रीजन इसको बोल देंगे, और ये बस लिख के आ जाना। बाकी ये पूरा हमारा रेड बोन मैरो है, ये हमारा येलो बोन मैरो है, बस ये दो बातें भी लिख के आ जाओगे तब भी आपके लिए मोर देन ये इनफ हो जाएगा, और ये पूरी हमारी बोन हो गई। और ये कार्टिलेज तो आपको बताइए, जो मैंने बताया था ब्लू कलर में कार्टिलेज है, तो ये कार्टिलेज भी आप यहाँ पे लिख के आ जाना। तो यही था पूरा हमारा लॉन्ग बोन के बारे में। अब थोड़ा हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों लिखनी है। तो ये फंक्शन वैसे तो ओवरऑल बोन्स पे भी काम करेंगे, सबका ही ये फंक्शन होता है। तो पहला होता है प्रोटेक्शन, दे प्रोवाइड द इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट एंड ऑर्गन। तो ये देखो ओवरऑल उसका है, बोन्स का ओवरऑल का है, इसका नहीं अकेले का, ओवरऑल है। इसका जो काम है वो हमने यहाँ देख लिया कि हमारे हिप बोन के जॉइंट पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मसल के साथ अटैचमेंट और ये सब काम कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन कोई भी हमारी बोन होगी या पूरा स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या हो गया, हमारे हार्ट, ब्रेन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रोडक्शन। अब जितने भी बोन्स हैं उनके पास हमारा प्रेजेंट होता है बोन मैरो, और ये बोन मैरो हमारे ब्लड को प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये आप डाल सकते हो कि जैसे ये जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये है, तो ये ज़्यादा मात्रा में ब्लड को हमारा प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद मिनरल स्टोरेज। अब जो हमारी बोन्स होती है ना वो एक्चुअल में मिनरल रिजर्वायर की तरह काम करती हैं। कैसे? तो जो कैल्शियम फॉस्फोरस से बनी होती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने पास कैल्शियम फॉस्फोरस को स्टोर करके रख लेती हैं। अब मान लो कि हमारी बॉडी में कभी कोई कमी होती है इनकी, तो ये हड्डियां क्या करेंगे, अपने अंदर से कैल्शियम फॉस्फोरस हमारी बॉडी में प्रोवाइड करती जाएंगी। और यही रीज़न है कि जब वीकनेस वगैरह आती है तो धीरे धीरे हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियों के अंदर का जो कैल्शियम फॉस्फोरस है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। तो ये भी हमारा चलता रहता है। इसके बाद मूवमेंट के बारे में बात करें तो जो हमारी बोन्स और मसल्स होती है ना आपस में, इनको मूवमेंट कराने में हमारी हड्डियाँ हेल्प करती हैं। यानी कि बोन्स एंड मसल्स इंट्रैक्शन, यानी कि आपस में जब इंट्रैक्ट करते हैं तभी हमारी बॉडी मूव करेगी। एग्जाम्पल के जैसे हमारे लोअर लिम्स है, यानी कि जो
हमारे पैर है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और जो हाथ के है वो हमारे काम करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारा आता है शेप एंड सपोर्ट। तो जो बोन्स है वो हमारे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और बॉडी को एक शेप में रखते हैं। अगर हड्डियां वगैरह ना हो तो खाल हमारी लटक जाएगी और सब कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो ये इसमें हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल फंक्शंस ऑफ बोन्स के बारे में। आप इसमें लिख के आ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आप उसमें ये चिपका के आ सकते हो। तो आई होप अब आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से कवर कर लिया, पूरा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके अंदर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो, और इसको मैंने पूरा याद करा दिया, एक बार आप इसको चेकआउट कर लो। बाकी ट्राई करूंगा मैं आपको एक शॉर्ट या केवल इसी के ऊपर भी वीडियो दे सकूं जिसमें मैं आपको इस पूरे हड्डियों को याद करा सकूं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट अंडररेटेड क्वेश्चन के बारे में। अंडररेटेड इसलिए क्योंकि इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भाई एग्जाम में काफी बार आ जाता है। इसका नाम क्या है, एक्सप्लेन दी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो 10 में तो नहीं आता लेकिन शॉर्ट में आता है। अब देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमारी हाथ पे जो मूवमेंट, जैसे मान लो मुझे ये पेंसिल उठानी है, तो जब मैं इसको उठाऊंगा ना, तो उठाने के लिए मुझे मेरे मूवमेंट करना पड़ रहा है। मैं इसको लिख रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे मूवमेंट यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैं ये लिख पा रहा हूँ, मैं कोई भी मूवमेंट कर पा रहा हूँ। तो इसको समझेंगे, पहले हम थोड़ा स्केलेटन मसल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी समझेंगे। तो स्केलेटन मसल्स क्या होता है कि दीज आर दोज मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। यानी कि नॉर्मली जो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे हमारे जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है, तो इसके ऊपर ना सबसे पहले मसल्स अटैच होता है, और जो मसल्स अटैच होती हैं इसके ऊपर, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, स्केलेटन मसल्स हो जाएगा। अब नॉर्मली हड्डियों का ढांचा है ना, तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मूवमेंट करने के लिए कुछ कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो अब मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ, अगर मेरी सिर्फ हड्डियां होती ना तो मैं मूवमेंट नहीं कर पाता। अब 2-3 रीजन है, क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि मुझे मूवमेंट करनी है, तो मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो इस चीज़ को बताए। लेकिन अब जब यहाँ पे मसल्स ही नहीं है, केवल हड्डियां हैं, तो हड्डियां केवल मूवमेंट कैसे करेंगी। और यही रीजन है कि जब हम लोग हड्डियों के ढांचे को हिलता हुआ देखते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये तो भूत है, क्योंकि नॉर्मली तो मूवमेंट कर ही नहीं सकता। तो हमको मसल्स, हमको बहुत सारे नर्व्स, ये सब चीज़ों की जरूरत होती है कि अगर हमें यहाँ पे मूवमेंट करानी है। तो यही है कि मेन हमारा एक होती है मसल्स। तो मसल्स ही हमारी वो है जो हमारी पूरी हड्डियों को या हम लोगों को नॉर्मली मूवमेंट कराती हैं। कैसे कराती हैं मैं आगे आपको बता दूंगा। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है कि दीज आर दोज मसल्स विच अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। यानी कि नॉर्मली ये हमारे वो मसल्स हैं जो हमारी हड्डियों के ऊपर अटैच है, स्केलेटन सिस्टम के ऊपर अटैच है, इसीलिए इसका नाम होता है स्केलेटन मसल्स, और ये नॉर्मली हमारे मूवमेंट वगैरह में हेल्प करती हैं। अब ये जो हमारी मसल्स हैं ये सिलेंड्रिकल से, मतलब नॉर्मली जो मसल्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, स्ट्राइटेड शेप की होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और और ये एक तरह से क्या मसल फाइबर के ग्रुप में होती है। देखो बहुत सारी बातें हैं मसल्स के ऊपर, लेकिन इतना हमको नहीं जानना है, थोड़ा बहुत और जान लो कि ये हमारी वॉलंटरी होती है नेचर में। नेचर में वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जैसे वॉलंटरी नेचर वो होता है जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी जैसे हमारा दिल धड़क रहा है या हम लोग सांस ले रहे हैं, अब आप लोग सांस रोक सकते हो। अब देखो वो अलग बात है कि हम 30 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, लेकिन अगर हम सांस को ज़्यादा देर रोकेंगे तो भाई हम खुद रुक जाएंगे। इसलिए सांस के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो वो होता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारा दिल का धड़कना हो गया, हम सांस ले रहे हैं, या नॉर्मली और भी बहुत सारे बॉडी में मैकेनिज्म चल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस चल रही है, खाने का डाइजेशन चल रहा है, उन सबको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये पेंसिल है, ये पेन है, अब मैं चाहूँ, मेरा मन करे तो मैं इसको उठाऊं, नहीं मन करे मैं छोड़ दूं, मेरा मन कर रहा है मैं इसमें ये करूं, तो मैं क्या कर पा रहा हूं, अभी मैं इसको अपने आप कंट्रोल कर पा रहा हूं। तो ये मेरे क्या है, वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं जिनको मैं खुद से कंट्रोल कर सकता हूं। और इसको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है। ऑटोमेटिक वो होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक और बात की, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, तो पूरी बॉडी में जो मांस है, यानी कि जो हमारी मसल्स होती है ना, अगर इस पूरे बॉडी के ऊपर मसल्स चढ़ा दें तो लगभग 40% पार्ट हमारे मसल्स का होगा। यानी कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मान लो कोई 100 किलो का बंदा है, तो 40 किलो जो उसका वजन होगा वो उसके पूरी बॉडी में मसल्स का होता है। तो इसीलिए जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें जो 40% पार्ट है वो हमारा लगभग स्केलेटन मसल्स का होना चाहिए। अगर उतना है तो आप एक हेल्दी बॉडी हो। तो सिंपली अगर देखा जाए तो एज पर नेम सजेस्ट, ये हमारी वो मसल्स हैं जो हमारी स्केलेटन सिस्टम या बोन्स के साथ अटैच होती हैं और हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा ये मूवमेंट करती कैसे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद ये जो हमारी मसल्स होती हैं ये हमारी हड्डियों के साथ अटैच होती हैं।
थ्रो अ कोलाजन फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। तो ये मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में बताया था कि टेंडन्स भी हमारे आते हैं। तो टेंडन्स की मदद से हमारी जो हड्डियां हैं इनके ऊपर हमारे जो मसल्स है वो यहाँ पे अटैच होता है। तो टेंडन्स हमारे आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये था हमारे इसके बारे में। अब एक बार मैं आपको इसकी मसल्स के बारे में पूरा समझा देता हूँ। तो जैसे नॉर्मली हमारा ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो अब देखो जैसे ये हमारी बोन है, अब बोन के साथ टेंडन्स की मदद से हमारी ये मसल्स अटैच होती है। अब ये मसल्स कितनी पतली होती हैं, डीप होते हैं, आप ये सोचो। सबसे ऊपर जैसे इसके ऊपर जो मसल्स हमारी अटैच है उसका नाम है स्केलेटन मसल। अब जो स्केलेटन मसल्स है ना ये बहुत सारे बंडल्स ऑफ फाइबर को कंटेन करती हैं। तो इसका नाम हमारा होता है मसल फेसिकल। अब ये जो मसल फेसिकल है ये भी अगेन यानी कि इस तरह हमारा होता है, यानी कि एक तरह से मान लो प्याज के अंदर लेयर के लेयर उतरती चली जा रही है। या एक मान लो कि हमारे पास कोई एक बड़ी पैकिंग है, उस बड़ी पैकिंग के अंदर हमारे छोटे छोटे यहाँ पे पीस हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे हमारे पीस दिख रहे होंगे। और इन छोटे छोटे पीस के अंदर भी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पीस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी तरह हमारी मेन हड्डी से जुड़े स्केलेटन मसल, अब इसके अंदर भी हमारे ढेर सारे मसल फॉसिकल। अब मसल फॉसिकल यानी कि देख रहे हो इस एक है ना, इसके अंदर भी हमारे कितने सारे मसल फाइबर प्रेजेंट है। और ये एक मसल फाइबर है, इसके अंदर भी हमारे ढेर सारे मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना होता है कि एक के अंदर एक होता है। अगर आप इसको ऐसे बंद कर दोगे, पूरा बंद कर दोगे, तो ये सिंगल हमारा ये बन जाएगा स्केलेटन मसल। तो स्केलेटन मसल्स के अंदर मसल फेसिकल, मसल फेसिकल्स के अंदर हमारे मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर हमारे मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। अब पूरा फंडा समझो क्या होता है कि इसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं इनको एक्चुअल में हम यहाँ पे स्केलेटन सेल्स बोलेंगे। यानी कि मसल फाइबर से मिल मिलके ये हमारा इनिशियल सेल हो गया, इससे मिल मिलके हमारे ये पूरे बने होते हैं। ये थोड़ा स्ट्राइटेड होता है, आपको ये दिख रहा होगा इस शेप का, ठीक है। अब कहानी हमको जो समझनी है वो ये है कि देखो मसल फाइबर हो गया, अब इसके अंदर मायोफिब्रिल्स है। अब जो मायोफिब्रिल्स है ना, अब ये इनके ऊपर जो पूरी लेयर होती है इसको सार्कोमेयर बोलते हैं, यानी कि सार्कोमेयर सेल्स हमारे हो गए। और इधर जो पूरा प्रेजेंट होता है ये हमारा होता है सार्कोप्लाज्मा। जैसे हमारा साइटोप्लाज्मा होता है, कोई भी सेल है, सेल के अंदर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्मा, उसी तरह यहाँ पे सार्कोमेयर हमारे सेल्स हैं। तो इसके अंदर की जो पूरी यूनिट इसको हम सार्कोप्लाज्मा बोल देते हैं, एक फ्लूइड हो गया। और ये जो सार्कोमेयर हमारे ये बन गए, ये एक्चुअल में हमारी पूरी बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है सेल्स की, क्योंकि एक्चुअल में ये होते हैं जिनके अंदर फंक्शन परफॉर्म होता है। यानी कि अगर आप देख रहे हो कि अगर आप किसी स्केलेटन मसल्स को देखोगे तो जो फंक्शन करने वाला है वो कितना अंदर प्रेजेंट होता है सार्कोमेयर। पर इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि देखो इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, यानी कि ये हमारे काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। और यही रीजन है कि हमारे जितने मसल्स है वो अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर। अब ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे हमारे दो फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक तरह से प्रोटीन भी बोल सकते हो। एक हमारा होता है मायोसिन और एक हमारा होता है एक्टिन। अब जो मायोसिन होता है ये अंदर आपको दिख रहा होगा, ये मायोसिन हमारा थोड़ा थिक होता है, थोड़ा मोटा दिख रहा होगा आपको। और ये जो रेड कलर में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्टिन, और ये थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है ना फंसने वाला, तो यहाँ पे कुछ हमारे इस तरह के ट्रेप्टोसिन की जगह होती है, तो इनके अंदर ये फंसते हैं। और जब ये इनमें फंसते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि सिंपली अगर मैं आपको थोड़ा बढ़िया बना के दिखाऊं कुछ, अब इसको समझाने के लिए थोड़ा मैंने ट्राई किया। जैसे मान लो ये हमारे बीच का पार्ट जो दिख रहा है ये वाला, ये हमारा हो गया मायोसिन, जो यहाँ बीच में हमारा प्रेजेंट है, यानी कि ये हो गया हमारा मायोसिन हो गया। अब ये ऊपर का ये एक तरफ का हो गया हमारा एक्टिन जो पतले हैं, और इधर का हो गया एक्टिन। अब क्या होगा कि ये जो हमारा मायोसिन है ये इसमें से फंसेगा, और फंसने के बाद ये इसको खींच लेता है। अब यहाँ पे तो मैं ये नहीं कर पा रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या करेगा, जैसे ये इसमें फंसेगा, चलो इसको हटाओ, ये इसमें फंसेगा तो फंस के ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींच लेगा। क्या करेगा, इस पूरे को अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये अपनी तरफ इस पूरे को खींचेगा तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जैसे इसने अपनी तरफ खींचा, इनको क्या किया, अपनी तरफ खींचा, इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा। तो जब ये खींचेगा तो इनका जो ये गैप है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, और ये बीच में हमारा मायोसिन हो गया। तो एक्टिन मायोसिन ने क्या किया, आपस में खींच के बहुत पतला हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कहते हैं ना पतला हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ जाना। और जब पतला हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद ये क्या करेगा, बाद में रिलैक्स होता है। कैसे होगा आगे आपको पता चलेगा। देन बाद में ये रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करने के लिए सेम ऐसे वापिस जाएगा, इधर का इधर वापिस जाएगा, और ये हमारा रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे क्या है, दो प्रोसेस हमारी चलती रहती हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्सेशन, एक होती है रिलैक्सेशन। अब मेन फंडा ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्सेशन और जो रिलैक्सेशन है ना, इसी की वजह से हमारी कोई भी जो मूवमेंट है वो हो पाती है। यानी कि अगर मैं ये हाथ ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे स्किन है, स्किन के अंदर जो मेरे मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो मेरे एक्टिन मायोसिन है ना, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन हो रहा है। और इसी वजह से मैं यहाँ पे इस पूरे हाथ को मूवमेंट कर पा रहा हूँ, और फास्ट भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इस पेंसिल को उठा सकता हूँ, मैं
यहाँ पे उंगलियों को चला सकता हूँ, यानी कि कुछ भी काम कर सकता हूँ इसी एक्टिन मायोसिन के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। और इसका एग्जाम्पल जैसे पहले आपने कभी देखा होगा, केंचुए वगैरह देखे हैं जो खेतों में चलते हैं, उसको अर्थवॉर्म बोलते हैं। तो वो कैसे मूवमेंट करेंगे, थोड़ा उठेंगे चलेंगे फिर ऐसे मूवमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उनकी पूरी बॉडी, क्योंकि वो सिंगल सेल तो नहीं लेकिन नॉर्मल ऐसे चलते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है कि हमारे जो एक एक मसल है वो इसी तरह मतलब कॉन्टैक्ट रिलैक्स करके हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट करता है। तो ये पूरा फंडा अगर आप समझ गए होगे तो आगे आपको आसानी मिलेगी। ऐसा नहीं है अभी पूरा क्लियर है, आगे आपको बहुत डिटेल्स में ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद बात करें तो जैसे ये मसल्स है, तो अगर कभी आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल, आप स्केलेटन मसल्स के बारे में ये सारी बातें लिख के आ जाना, यहाँ तक आपका मोर देन इनफ हो गया। फिर ये डायग्राम बना के आ जाओगे, इसके बाद इसकी लेयर लिख के आ जाना। ये जो सबसे ऊपर की हमारी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिमाइसियम, ये जो ऊपर की लेयर है। फिर जो इसके ऊपर की लेयर है यानी कि इसके अंदर का पार्ट, इसके ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। और इसके बाद इसके अंदर की जो मसल फाइबर है इसके ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। यानी कि आपने एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ये तीन हमारी लेयर हो गई। इसके अंदर हमारे ये जो मायोफिब्रिल्स आते हैं, इसके ऊपर सार्कोलेमा लेयर होती है, और इसके ऊपर जो पूरा मतलब लिक्विड होता है उसको सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। और इसके अंदर जो सेल्स हैं इसको सार्कोमेयर बोलते हैं। और सार्कोमेयर के अंदर एक्टिन मायोसिन पाए जाते हैं। एक्टिन हमारी थिन फिलामेंट है, मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट है। ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट रिलैक्स करके हमारी कोई भी बॉडी की मूवमेंट कराते हैं। यही रीजन है कि जो सार्कोमेयर है वो हमारी एक बेसिक फंक्शनल यूनिट रहती है सेल की। तो ये सब बातें ही हमारी बहुत सारी हो गई, आप इनको लिख के आ सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। देखो इसके बारे में आएगा तब भी आप इतना तो एटलीस्ट लिख के आ जाना, यहाँ तक भी इंट्रो लिख के आ जाना। अब यहाँ पे क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो मसल्स हमारे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जो मैंने आपको बताया। और इन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है उसको हम मसल ट्विच भी बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मसल्स का जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, वो हमारी चिपक रही होती है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी बातें हो गई। अब इसके लिए ना पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है, तो इसके स्टेप हमारे कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले आप इस डायग्राम से ही सारा फंडा समझ सकते हो। तो देखो जो भी हमारा का स्टार्ट होता है ना वो होता है हमारे ब्रेन से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग से शुरू होता है। अब जैसे मुझे कोई भी काम करना है तो पहले मेरे दिमाग में आएगा, मान लो ये पेंसिल है या मुझे मान लो इसमें क्या करना है, उंगली मारनी है शार्पनर में। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में पहले आएगा कि भाई अगर इसमें शार्पनर मारना है तो मैं ऐसे उंगली लेके जाऊं। अब मुझे ऐसे तो नहीं मारूंगा, मैं ऐसे फंसाऊंगा और इसके बाद मैं इसमें उंगली मारूंगा। तो जो मैंने शार्पनर के अंदर यहाँ आ गया उड़ के, तो जो मैंने यहाँ पे उंगली मारी, इसको मारने के पीछे क्या क्या पूरे प्रोसेस थे चलिए समझते हैं। पहले हम बात करते हैं सीएनएस। तो हमारा जो ब्रेन था उसने ऑर्डर दिया तो मेरे नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन्स थे ना उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई। अब जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको पता है कि न्यूरॉन से न्यूरॉन होते हुए आती है, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, उन्हीं के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है। इसको बस समझ लो, आगे मुझे पता है अभी आपने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आपको ये थोड़ी क्लियर नहीं होगी, लेकिन आगे जाके आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो न्यूरॉन्स वगैरह हमारे हैं ना, इनके थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है। अब ये एक न्यूरॉन है, रफ डायग्राम मैंने बनाया है। अब ये न्यूरॉन के सबसे ऊपर वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को एक्सॉन पूरा बोलते हैं, और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे ब्रेन से आती है, कहने की बात है कि वही ऐसे ही बोल दो, लेकिन एक्चुअल में ये केमिकल के फॉर्म में आती है। अब ये हमारी है मसल्स, क्या है, मसल्स है। अब हमको क्या है कि मुझे अपनी इस वाले यानी कि उंगली के मसल्स को ये बताना है कि मुझे यहाँ पे इसको ऐसे मारना है। ठीक है, तो मुझे जब मारना है तो मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है, न्यूरॉन से होती हुई अब जो आखिरी न्यूरॉन है जो मेरा इस मसल्स के साथ अटैच होता है ना, वो जो न्यूरॉन है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या है मसल्स के पास पहुंचाएगा, और मसल्स के पास पहुंचा के जो हमारा एक्टिन मायोसिन वाला फंडा है वहां तक पहुंचाएगा कि भाई अब आप कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, जिसकी वजह से जो आकाश सर, केवल फार्मा वाले हैं वो इसको इस तरह उंगली मार सके। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए मैं यहाँ पे ये पूरा यूज कर रहा हूँ। अब थोड़ा अगर हम इस वाले फंडे को जूम करके देखें तो ये जो हमारा है ये है एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स होते हैं उसके एंड वाले पार्ट को एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। और इसके अंदर ना हमारे कुछ ऐसे बेसिकल्स होते हैं, बेसिकल्स एक तरह से थैले टाइप समझ लो, जैसे हमारे कुछ छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। अब जो बेसिकल्स होते हैं इनके अंदर हमारे भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअल में हमारे वो केमिकल सब्सटेंस है जो मैं आपको बोल रहा था कि इन्फॉर्मेशन जब आती है तो वो कुछ केमिकल्स की वजह से आती है। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक्चुअल में होते हैं जो न्यूरॉन्स को मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंटेन करके रखते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे मुझे यहाँ करना है, अब चाहे मैं कोई भी काम करूँ, चाहे मैं इसमें मारूँ चाहे इसमें मारूँ, मुझे क्या करना है, उंगली ऐसे करनी है, मैं इसमें मारूँ, कुछ भी कर लो। ऐसा तो नहीं है कि भाई इसके लिए मुझे अलग न्यूरॉन चाहिए, इसके लिए अलग न्यूरॉन चाहिए, नहीं ना, क्योंकि मेरा एक काम है, मुझे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, मेन ये है। अब उस मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, कुछ भी काम करूँ, XYZ वो अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ मुझे क्या चाहिए, मुझे मसल कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और उसके लिए मुझे एक केमिकल की जरूरत होगी, उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे, वो हमारा होता है एसिटाइल कोलिन।
यानी कि मेनली जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए हम इस्तेमाल, यहाँ हमारी बॉडी में रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, वो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप लोगों ने एक बीमारी देखी होगी कभी, जिनमें जैसे नॉर्मल हाथ इस तरह मूवमेंट करते रहते हैं, कुछ ना आस पड़ोस में एक आध तो ऐसा आपने दोस्त देखा होगा जिसके जो हाथ है ना बिना मतलब में, यानी कि कुछ काम नहीं हो रहा लेकिन मूवमेंट करते हैं। मजाक नहीं उड़ाना है, लेकिन एक्चुअल में एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन और एक और हमारे हार्मोन होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और इस चक्कर में एसिटाइल कोलिन के जब अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, और उसकी वजह से हमारे हाथ जो है मूवमेंट करते रहते हैं। तो आप यहाँ समझ रहे हो कि ये अगर ज्यादा हो जाए ना कोई चीज गड़बड़, तो भाई नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये जो केमिकल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर हमारे वेसिकल्स में होते हैं, अब ये इसके अंदर से रिलीज होके हमारे इधर आ जाएंगे। अब इधर हमारे क्या है, मसल्स हैं। अब आपको पता है कि जब भाई कोई न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी होगा वो हमारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा तब असर दिखाता है। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर, और रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होंगे तो जो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, उन पे जाके बाइंड करेगा। और यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो हमारे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, यानी कि एन रिसेप्टर होते हैं। यानी कि मेनली यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, और रिसेप्टर हमारे होते हैं निकोटिनिक। जब यहाँ जाके पूरा बाइंड करेगा तो ये साइकिल एक तरह से कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमारा जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल नन अदर देन, ये एक पूरी प्रोसेस है जहाँ पे हमारा एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होकर किसी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह प्रोवाइड करता है, पहुंचा देता है, उसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो वही पूरा फंडा है कि अब यहाँ वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर निकला, वो रिसेप्टर पे बाइंड हुआ हमारे मसल्स के रिसेप्टर पे, और वहां जाके इसने क्या किया, हमारे एक ट्रांसवर्स होता है टी टेबल, उसको एक्टिवेट कर देगा। यानी कि इन्फॉर्मेशन इसने सक्सेसफुली पहुंचा दी। जैसे मैं यहाँ से मैसेज आप लोगों को भेजूं और वो आपके फोन पे पहुंच जाए तो वो सक्सेसफुली एक काम हो गया, उसी को हम एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे बोल देते हैं। और जब यहाँ पहुंच जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसके बाद यहाँ से जो हमारे ट्रांसवर्स है वहां से रिलीज होता है कैल्शियम। अब देखो ऐसा नहीं है कि ओरली वो जाके कोई बता रहा है, सब कुछ केमिकली वे हो रहा है। जब यहाँ पे ये एक्शन मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होगा तो हमारे यहाँ से रिलीज होता है कैल्शियम। और जब कैल्शियम रिलीज होगा कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मा में। और मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो यहाँ पे हमारे सार्कोमेयर है, तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मा पूरा हमारा क्या होता है, लिक्विड वाला पूरा जो सार्कोप्लाज्मा हो गया। तो ये साइटोप्लाज्मा मतलब सेल का सार्कोप्लाज्मा कहता है, वहां से कैल्शियम हमारे रिलीज होंगे। और जब कैल्शियम हमारे रिलीज हो जाएंगे इनसाइड द सेल हमारे, तो ये कैल्शियम क्या करेंगे, सार्कोमेयर के अंदर जो हमारा ये था। अब एक बार इसको दोबारा समझ लो, मैंने आपको वैसे यहाँ पे ये पूरा क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे ये अंदर वाला पार्ट हमारा कहलाता है मायोसिन, ये बाहर के पतले वाले हमारे कहलाते हैं एक्टिन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अब जो ये हमारे होते हैं ना, यहाँ पे हमारे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब इनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन रिसेप्टर। अब जो ये रिसेप्टर है इन पे हमारा पहले से फील्ड होता है एक ट्रोपोमाइसिन, और ट्रोपोमाइसिन इसको इनएक्टिवेट फॉर्म में रखता है। यानी कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रोपोमाइसिन है। यही रीजन है कि अब मेरा हाथ नॉर्मल है तो वो नॉर्मल है। अगर यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन नहीं होंगे ना तो मेरा हाथ हमेशा ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ट्रोपोमाइसिन है जिन्होंने इसको ब्लॉक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा ये है मायोसिन है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे फॉस्फेट एटीपी हमारी एक एनर्जी का रूप होता है। सेकंड सेम में आप पढ़ोगे, बस समझ लो जैसे हमारे रुपए हमको खर्च कर रहे हैं तो हमारे एक INR है, 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट। इस तरह हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, यानी कि कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे एटीपी से यहाँ पे जनरेट होता है। एटीपी से काम चल रहा है, यानी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी हमारी बॉडी का करेंसी है, रुपए है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो ये जगह है ना, अब नॉर्मली हमारा ट्रोपोमाइसिन इसको ब्लॉक करके रखता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम क्या करेगा, इस ट्रोपोमाइसिन को रिप्लेस कर देगा, और इस ट्रोपोमाइसिन को रिमूव करके खुद उसकी जगह जाके लग जाएगा। और जब खुद उसकी जगह जाके लग जाएगा तो जो हमारा एक्टिन है यहाँ पे है, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि एक्टिन एक्टिवेट हो गया हमारा कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम रिलीज हुआ था हमारा इसकी मदद से, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, और ये हमारा रिलीज हुआ था जब हमने कुछ करने के लिए सोचा था, CNS की मदद से। यहाँ तक हो गया पूरा। अब इसके बाद जो एटीपी हमारी होती है वो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के द्वारा अपने एक फॉस्फेट ग्रुप को, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप छोड़ती है, एनर्जी हमारी यूज होती है, आगे आप समझोगे सेकंड सेम में। तो फॉस्फेट हमारा यहाँ पे लगेगा, और जब यहाँ पे लगेगा तो मायोसिन भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और जब दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो देखो ये जो है ना, ये हमारे देखो यहाँ दिख रहा होगा, इनमें जाके फंसेगा और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि जैसे नॉर्मल ये दिख रहा होगा, अब अगर इसको देखोगे यहाँ पे तो देखो कितना पतला हो गया, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा बाद में रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। यानी कि एक्टिन मायोसिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, देन रिलैक्स होंगे, और इसी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की वजह से हमको मूवमेंट देखने को मिलती है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए, जब ये चिपका, बाद में क्या होगा, ये कैल्शियम हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब ये कैल्शियम हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो कैल्शियम वापस चला जाएगा इसमें सार्कोप्लाज्मा में, और जो हमारा ट्रेप्टोमायोसिन है वो दोबारा इस पे जाके लग जाएगा, और जो ब्लॉकिंग है वो दोबारा हो जाएगी, और वहां पे ये हो जाएगा रिलैक्स। तो इस
तरह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम चिपकेगा, रिलैक्स होने के लिए ट्रोपोमाइसिन यहाँ पे चिपक जाएगा वापस। तो इस तरह ये पूरी हमारी प्रोसेस चलती है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलेगी इसमें हमें एटीपी का भी इस्तेमाल करना होता है। बाकी इसी को यहाँ एक बार लिख देना कि एसिटाइलकोलिन हमारे न्यूरॉन से रिलीज होगा, एक्सेल पोटेंशियल जनरेट होगा, ट्रेवल डाउन करेगा सार्कोप्लाज्मा से, उसके बाद जो कैल्शियम है वो हमारा रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कैल्शियम हमारा ट्रोपोनिन यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा एक्टिन मायोसिन के बीच में और ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो मूवमेंट है बॉडी की होगी। तो पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट बाय मायोसिन बाय यूजिंग एटीपी टुवर्ड सेंटर की तरफ ये ऐसे खींच रहा है ना पूरा, और बाद में क्या होगा, ये हमारे कैल्शियम है वो अपना काम करने के बाद रिलीज हो जाएंगे और जब रिलीज हो जाएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे जो कैल्शियम है ये वापस पहुंच जाएंगे यहाँ पे और ये हमारा फिर से रिलैक्स पहले वाली कंडीशन में हो जाएगा। तो जब ऐसा पूरा होगा तो ये ट्रोपोमाइसिन दोबारा लग के ब्लॉकिंग हमारी रिस्टोर हो जाएगी और हमारी बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारी पूरी मूवमेंट चल रही है और ये जो पूरा फंडा था ये हमारे मायोफिब्रिल्स के अंदर चल रहा था, जो मैंने ये आपको दिखाया था इसके अंदर ये फंडा हमारा चल रहा था। तो ये था पूरा इसके बारे में। आई होप अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह इसको लिख के आ सकते हो कि जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है स्टिमुलेट जनरेट होगा, मसल के बाद जाएगा मोटर न्यूरॉन, एसिटाइलकोलिन पैक्ड होगा वो हमारा निकलेगा, पूरा यही फंडा सारा कुछ है। और एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट होगा, टी ट्यूबल्स में जाएगा, वहां से कैल्शियम रिलीज होगा, अटैच होकर ट्रोपोनिन पे जाएगा और एटीपी वहां से मदद से मतलब यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा एक्टिन मायोसिन के बीच में और देन इनकी मूवमेंट हमारी शुरू होगी, फॉर्मेशन क्रॉस ब्रिज, पावर स्ट्रोक होकर और उसके बाद ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। यानी कि देखो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा कोना, और पूरा स्लाइड करने के बाद हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और उसके बाद कैल्शियम आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाएगा और हमारा ये सब फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस और एक और नाम कभी अगर आता है ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का है, तो जो अब तक हो रहा था ना उसी को बस एक नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट मीनिंग, यानी कि एक मैकेनिज्म है जिसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है। और कैसे होगा, तो भाई वही है कि जो हमारा थिन फिलामेंट है यानी कि जो एक्टिन है वो हमारा थिक फिलामेंट जो मायोसिन है उसके ऊपर स्लाइड होता है। यानी कि मैंने बोला ना ये मायोसिन हमारा थिक है, ये इसको क्या करेगा स्लाइड करेगा, ऐसे ऐसे करेगा और उसी को हम स्लाइड फिलामेंट थ्योरी यही हमारी यहाँ पे कहलाती है। तो आई होप आपको ये फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्चुअल में पूरा स्केलेटन मसल्स के बारे में और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन मसल कुछ भी अगर आता है तो आप टॉपिक करके आ जाओगे। बाकी एक ही टॉपिक मैंने पूरा समझा दिया, तो यही था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन था। बाकी यहाँ कभी कभी एक छोटा सा टॉपिक और आता है, थोड़ा समझ लो क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, देखो दो वर्ड से मिलकर बना है। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स और मस्कुलर का मतलब होता है मसल। यानी कि जो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा फंडा बताया ना, ये एक्चुअल में जो ये जंक्शन था, यानी कि जहाँ पे जो न्यूरॉन्स थे, जो आखिरी वाला न्यूरॉन्स हमारा मसल्स के साथ जुड़ा हुआ था और जो आखिरी वाला न्यूरॉन्स हमारे मसल्स को मतलब केमिकल यहाँ भेज रहा था और इन्फॉर्मेशन भेज रहा था। तो ये जो पूरा जंक्शन होता है ना, इसी को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये स्केलेटन मसल्स का ही पार्ट है, अलग से कभी आ जाता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे और थोड़ा इसके बारे में बात करें, जैसे ये हमारे न्यूरॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, तो ये जो पूरा पार्ट होता है इसी को हम यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देंगे। तो इट इज अ जंक्शन या कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल, यानी कि स्केलेटल मसल। अब ये बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलस और मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करने हैं तो इसी फिनोमेना की वजह से हमारे पास कोई भी जो ऊपर से यानी कि सीएनएस की मदद से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो यहाँ पे इसी की वजह से तो आ रही थी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से। यानी कि इसको भी हम यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखा जाए तो इन दिस जंक्शन मैसेज इज ट्रांसफर थ्रू द न्यूरॉन, न्यूरॉन की वजह से मैसेज ट्रांसफर होता है। अब जो न्यूरॉन है उसके पास बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, उसके बाद मसल्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है, एक्सॉन टर्मिनल की मदद से कर देता है। अब ये पूरा डायग्राम आप एक बार देख लो, जब भी आए ये मसल्स हो गया, ये हमारी मसल्स हो गई, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया। अब इसको अगर थोड़ा जूम करके देखा जाए तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक्सॉन, और ये हमारी मसल्स हो गई। अब एक्सॉन के पास हमारे वेसिकल्स है जिसके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, और ये जो हमारा होता है ये हमारा मसल्स है, इसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकल के रिसेप्टर पे जाके लगेंगे और इस पूरे को यानी कि ये जो पूरा बीच का जंक्शन है ना, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोल देते हैं, जो बीच की जगह होती है, जहाँ पे हमारा एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक, यानी कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस पूरे को साइनेप्टिक क्लेफ्ट हम बोल देते हैं। तो यही पूरा फंडा यहाँ पे था। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है गेट डिफ्यूज इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा और उसके बाद वो रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर देगा और मोटर एंड प्लेट से, और उसके बाद क्या करेगा, इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक और नाम आपको मिल गया एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो अगर ये नाम से आए तब भी आप कंफ्यूज मत होना। तो अब हम बात करते हैं आज के इस यूनिट के लास्ट टॉपिक जॉइंट्स के बारे में। तो देखो इसमें एक मेनली एक ही क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई जॉइंट। ये भी याद आता है, मेनली आता है राइट अबाउट साइनोवियल जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमको जो है मेनली साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में ही बात करनी है। अब यहाँ देखा जाए तो जॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, तो नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास टोटल 206 हड्डियां हैं, लेकिन ये 206 हड्डियां स्केलेटन सिस्टम कैसे बनी, तो ये स्केलेटन सिस्टम बनती हैं आपस में जुड़कर, और जहाँ पे दो हड्डियां आपस
में जुड़ती है ना, उस चीज को हम यहाँ बोलते हैं ज्वाइंट। यानी कि वो जो मेन स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा जहां पे दो हड्डियां आपस में जुड़ रही होती है, उसी को हम यहाँ पे ज्वाइंट्स बोल देते हैं। तो ज्वाइंट्स एक्चुअल में क्या है कि अ जॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन दी टू बोन्स इन विच वन बोन इज अटैच्ड विद द अदर बोन। यानी कि इसमें एक बोन दूसरी बोन के साथ जब अटैच होती है, उसी को हम यहाँ पे ज्वाइंट्स बोल देते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ये उंगली है मेरी, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि इसके अंदर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीन अलग अलग बोन है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे एक उंगली की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये पूरा है हड्डी यहाँ पे, तो ये रिस्ट हमारी अलग है, ये हमारी पांच अलग है, लेकिन ये सब एक हाथ बना। कैसे बना? मिलकर बना। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये सब आपस में जुड़ी हुई है। तो ये सब जुड़ी होती है किसकी मदद से? ज्वाइंट की मदद से। तो ज्वाइंट एक तरह से हमारा कनेक्शन हो जाएगा जहां पे दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। अब इसको हम एक आर्टिकुलेशन नाम से भी जानते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब होता है जुड़ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। अब हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में लगभग 100 से भी ज्यादा ज्वाइंट यहाँ पे प्रेजेंट है। आप ये पूरा देख सकते हो, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी इस तरह जुड़ी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ 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 पे यहाँ पे यहाँ पे इधर ये सब जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, ये टोटल हमारी बॉडी में बहुत सारे 100 से भी ज्यादा टाइप के हमारे ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं। अब ज्वाइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर एल्वेदर अलाउइंग स्केलेटन मूवमेंट। अब देखो ज्वाइंट्स इस तरह हमारे होंगे जहां पे कि देखो एक तो बोन्स को होल्ड भी कर रहे हैं, यानी कि आपस में संभाल के भी रख रहे हैं, और इसके अलावा वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये दोनों पेन चिपकाने हैं, अब चिपकाने इस तरह है कि मैं इससे लिख भी सकूं, ये मूवमेंट भी कर सके और आपस में अटैच भी हो जाए। तो ये फंडा यहाँ पे कि हमने बोन्स को जोड़ जोड़ के स्केलेटन सिस्टम बना दिया और जोड़ा भी इस तरह की मूवमेंट। जैसे यहाँ से हमारी एल्बो पूरी मूवमेंट करती है, हाथ हमारे मूवमेंट है, ये मेरी उंगली मूवमेंट कर रही है, तो ये जुड़े भी हुए हैं और मूवमेंट भी कर पा रहे हैं इस तरह से। तो इसमें आप देखा जाए ना, पूरे स्केलेटन सिस्टम में एक हमारी जो हायोइड बोन होती है, यानी कि जो हमारी गले की हड्डी होती है, वो किसी और हड्डी के साथ नहीं जुड़ी होती, उसके अलावा सारी की सारी हड्डियां जुड़ी होती है। तो क्या लिखा है कि जो हायोइड बोन है नेक में जो प्रेजेंट होती है, गर्दन में हमारे गले की हड्डी, वो विच डज नॉट एर्कुलेटेड विद एनी ऑफ द बोन, वो किसी और बोन के साथ नहीं जुड़ी होती है। अब क्लासिफिकेशन अगर बात करें इसके बारे में, तो ऑन दी बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो जॉइंट्स है वो हमारे बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हमारी यहाँ आ जाती है साइनोथोरसिस, फिर हमारी आती है एम्फियोथोरसिस, फिर आती है डायथोरसिस। अब जो हमारे साइनोथोरसिस है, इसका मतलब होता है ये इमोवेबल जॉइंट्स है, यानी कि ये वो जॉइंट्स हैं जो कभी मूवमेंट नहीं करते। जैसे हमारे स्कल जब हमने देखा था, तो स्कल में जो हमारी पैराइटल ये सब बोन आपस में अटैच थी, यानी कि स्कल में हमारी देखो इस तरह से ये हमारी अटैच थी, यहाँ पे ये एक अटैच था फ्रंटल से, तो इसको हम क्रैनियल सुचर्स बोलते हैं। तो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं ये इमूवेबल है, यानी कि एकदम तगड़ी तरह से ये एकदम टाइट है, ये हमारे मूवमेंट वगैरह नहीं होगी इसके अंदर। फिर हमारे आते हैं एम्फियोथोरसिस, तो ये वो जॉइंट्स हैं जो स्लाइटली मूवेबल है, यानी कि कम मूवमेंट होगी लेकिन थोड़ी बहुत होगी। तो ये लेस मूवमेंट, जैसे एग्जांपल हमारे रिब केज है, तो जो हमारे ये रिब केज है, जब हम सांस लेते हैं या थोड़ा बहुत हम इसको हिला सकते हैं। आप अभी थोड़ा चेस्ट में हवा भर के देखें, हल्का से ये ऊपर मूवमेंट करेगा फिर नीचे जाएगा, तो हल्की बहुत स्लाइटली इसमें मूवमेंट होती है। आपकी जो बैकबोन है वो भी हल्की बहुत मूवमेंट करती है, पर ऐसा नहीं है कि पूरी कर रही है। फिर हमारे थर्ड आते हैं डायथोरसिस, तो ये हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो इजिली हमारे मूवमेंट करते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर हो गए, यहाँ पे आप शोल्डर को पूरा रोटेट कर सकते हो, जॉइंट्स को यहाँ सबको आप रोटेट कर सकते हो, तो ये हमारे फ्रीली मूवेबल होते हैं। अब मेनली हमको देखो यहाँ पे हमने डिफाइन कैसे कर लिया, मेनली हमें बात करनी है साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। तो देखो साइनोवियल जॉइंट्स हमारे मेनली क्या है कि ये हमारे वो जॉइंट्स हैं जिसमें जो बोन्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर बेसिकली हम साइनोवियल फ्लूइड की मदद से जब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उसको हम साइनोवियल जॉइंट्स बोल देंगे, विच इज फिल्ड इनसाइड दीज बोन, और ये हमारा बोन्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे जॉइंट्स में भरा होता है। अब इट आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, और यही जो साइनोवियल फ्लूइड्स है ये हमारे बोन्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख लेना, डायग्राम भी बना के आना है। तो जैसे ये मान लो एक नॉर्मल हड्डी है, ये हमारी एक दूसरी हड्डी है, ये आपस में जुड़ी है। अब जब ये जुड़ती है ना साइनोवियल जॉइंट, तो कुछ इस तरह बनता है कि देखो ऊपर का कॉन्वेक्स है इस तरह का, और ये हमारा कॉनकेव, यानी कि अगर देखोगे इस तरह ये पूरा कॉनकेव बन रहा है। तो जब ये आपस में ऐसे फंसते हैं ना, तो ईजिली फंस जाती है। अब इनके बीच में भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड, अब ये इनको आपस में टकरा, मतलब पूरा वो नहीं करने देगा, ईजिली मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसकी जो ये साइनोवियल की ये होती है हमारी मेम्ब्रेन, जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और ये पूरा कॉनकेव हिस्सा है, और ये पूरा डायग्राम बना के आना, इसी को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। अब इसके एग्जाम्पल आपको इसके टाइप में मिल जाएंगे, क्योंकि जो साइनोवियल जॉइंट है वो अगेन हमारा 6 टाइप में डिवाइड होता है। अब एक एक करके बात करें, पहले आता है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब वॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे वो जॉइंट होते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, और उसमें एक हड्डी दूसरे में एक तरह से फिट हो जाती है और इजीली वो मूवमेंट कर सकती है, जैसे हमारे शोल्डर के जॉइंट्स या फिर हिप जॉइंट्स हो गए। तो अगर मैं एक बार आपको यहाँ दिखाऊं, तो जैसे ये शोल्डर के जॉइंट है, तो ये एकदम वॉल एंड सॉकेट की तरह है। जैसे हमारी जो बल्ब वगैरह होता है उसको हम एक मतलब जो हमारा होल्डर होता है उसमें फिट कर देते हैं, उसी तरह अगर आप यहाँ देखोगे
देखोगे, देखो ये हमारा एक तरह से होल्डर बल्ब जैसा, और इधर हमारा खांचा बना है होल्डर जैसा, तो ये इजीली इसमें फंस जाता है। और इसमें फंसने की वजह से क्या है, जैसे मान लो ये सर्कुलर फंस गया, तो अब ये हर एक डायरेक्शन में हमारा इजीली मूव कर सकता है। तो ये हमारे हो गए बॉल एंड सॉकेट वाले, यानी कि मान लो कि इस तरह हमारी बॉल ये फंस गया, अब देखो ये इजीली ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी अप डाउन लेफ्ट राइट हर एक डायरेक्शन आप इसको मूवमेंट करा सकते हो। तो ये हमारे होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एग्जांपल शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट्स। अब ये शोल्डर जॉइंट्स हिप जॉइंट्स है, इन सब में हमारा साइनोवियल फ्लूइड बना होगा, तो ये साइनोवियल जॉइंट्स भी होते हैं। तो एग्जांपल में आप इसके है ये भी डाल सकते हो। सेकंड हमारा आता है सैडल जॉइंट। तो ये सैडल जॉइंट्स है वो बाई एक्सियल होता है और इसमें जॉइंट्स वगैरह मूवमेंट करते हैं। अब ये वैसे बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होते हैं। तो जैसे हमारा थंब बॉन हो गया, तो थंब का जो ये बॉन है, देखो ये वाला यहाँ पे अटैच है, तो ये हमारा बाई एक्सियल है। देखो दो एक्सियल है, इनको ऐसे यहाँ से ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे एक दो एक्सियल हमारा ये जुड़ा हुआ है, यानी कि इस और इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका अगर आपको एक डायग्राम देखना हो तो जैसे बॉल एंड सॉकेट का तो ये हमने पूरा देख लिया, सैडल का ये इस डायरेक्शन में है। अब ये क्या करेगा, इसमें ऐसे फंसा हुआ है, ऐसे करके फंसा है ये ऐसे, तो देखो ऐसे 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 ये मूवमेंट कर पा रहा है। तो जैसे हमारे ये सोल, देखो ये हमारा क्या ऐसे ऐसे मूवमेंट कर पा रहा है ना, तो ये हमारा हो गया सैडल जॉइंट। थर्ड हमारे आते हैं पाइवोट जॉइंट। तो ये भी हमारे साइनेबल जॉइंट का पार्ट है, ये मूवेबल होते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो मूवमेंट है वो हमारी सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी। अब इसमें सिलिंड्रिकल शेप की हमारी बोन होगी, वो रोटेट करती है एक लिगामेंट्स के अंदर। लिगामेंट्स हमारी हड्डियों को हड्डी में जोड़ता है। एग्जांपल जैसे हमारी गर्दन है, अब नेक में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे पूरा वो है, तो इसमें ना एक ऐसा रोटेशन हो जाएगा, ये एक सिंगल हमारा एक रोटेशन इस तरह दिखेगा ऊपर नीचे। अब वो कर लेते हैं हम गर्दन को, वो अलग बात है थोड़ा सा, क्योंकि ये हड्डियों में थोड़ा गैप होता है, वरना अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं होगी तो टूट जाएगी ना। तो मेनली हमारा जो इसका डायरेक्शन है वो ये होता है। अगर मैं इसको पाइवोट जॉइंट का आपको दिखाऊं तो ये देखो पाइवोट जॉइंट है, और ये केवल एक ऐसे डायरेक्शन में हमारी गर्दन ऐसे इस तरह, मतलब जो हमारा ये पूरा एक्सियल है, ये नेक इसके ऊपर ऐसे रखी हुई है कि ये ऐसे ऐसे गर्दन हम रोटेट कर सकते हैं। आप देखो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हो, लेकिन इसको अप नीचे नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं मूवमेंट, लेकिन ज़्यादा करना मत वरना टूट जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे पाइवोट जॉइंट। और यहाँ पे C1 C2 जो वर्टिब्रा हमने यहाँ पे देखी थी, ये जो C1 C2 वर्टिब्रा पीछे साइड हो रही होती है, उसके साथ हमारी गर्दन यहाँ पे जुड़ी होती है। देखो ये C1 इसके साथ हमारी यहाँ जुड़ी होती है। ये हो गया पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो इसको हम जो है इलिप्सॉइड जॉइंट नाम से भी जानते हैं। अब ये ओवल शेप का एक सरफेस होता है एक बोन पे, जो दूसरे मतलब उसमें फिट हो जाता है, जैसे हमारे कार्पल जॉइंट्स हो गए। अब इसको मेटाकार्पल या फेलेंजेस के बीच में, अब जैसे हमारे ये हाथ वगैरह हैं, अगर इनका आप जॉइंट यहाँ पे देखोगे, यहाँ मैंने बनाया है ये रहा, सॉरी, तो ये कुछ इस तरह का हमारा होता है, जैसे ये एक दूसरे को हड्डियों में फंस जाता है। अगर मैं थोड़ा इसको आपको अच्छे से अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो ये हड्डियां हमारी क्या इस तरह आपस में अटकी हुई हैं, और इस वजह से ये हल्का बहुत ही जो है मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमारे होते थे कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जिसमें एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर फिट हो जाता है, बस थोड़ी जगह। जैसे मान लो एक हमारी हड्डी ऐसी है, तो अगर एक ही हमारी हड्डी ऐसी है, तो बस इस तरह फंस जाते हैं। आप कभी ट्राई करना, रिस्ट की हड्डियाँ थोड़ी इस तरह आपको फील होंगी, पर ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये थोड़ी कमज़ोर भी होती हैं और इनके फ्रैक्चर के चांस भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये रिस्ट की हड्डियाँ देखो आपस में इस तरह से फंसी होती हैं, इनको बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है हिंज जॉइंट। तो इसमें क्या होता है, हिंज जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन द टू बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन। यानी कि इसमें जो मूवमेंट है वो सिर्फ हमारा एक प्लेन में होगा, यानी कि एक डायरेक्शन में। जैसे हमारी एल्बो है, अब कौनी आपकी जो होती है एल्बो होती है, उसको आप एक, यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे है तो आप इसको नीचे कर सकते हो, लेकिन इसको पलट के उल्टी साइड में नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपके जो नी होते हैं, घुटने होते हैं, वो एक तरह में, आपके जो एंकल होते हैं, ये सारे जो हाथ पैर के आपके मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में। इसका जैसे एग्जांपल ये देखो, तो यहाँ पे ये इस तरह फंसा हुआ है, तो इधर अटका होता है केवल एक, यानी कि ये आपकी मान लो अलेना हो गई, ये ह्यूमरस हो गई, अलेना रेडियस जो होती है, तो ये केवल क्या है इस तरह एक डायरेक्शन में जाएगा, इसको पलट नहीं सकते आप। तो ये हमारे कहलाते हैं हिंज जॉइंट्स। एंड लास्ट हमारा आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ये बेसिकली क्या है, दीज जॉइंट्स ऑकर बिटवीन द सरफेस ऑफ टू फ्लैट बोन। दो फ्लैट बोन होंगे, उनके बीच में ये आता है। अब ये लिगामेंट, जो मैंने आपको बताया कि लिगामेंट्स क्या करता है कि वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, उसकी मदद से जुड़ा होता है। तो जो हमारी रिस्ट की हो गई या जो हमारे एंकल के जॉइंट्स हो गए जो हमने देखा था, वो सब इसमें चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, सम बोन्स रिस्ट एंड एंकल ग्लाइड अगेंस्ट ईच अदर बट लिमिटेड रेंज ऑफ। कई बार ऐसा होता है कि आप इसको उल्टा भी जोड़ सकते हो, लेकिन हल्का बहुत, थोड़ा बहुत ही आप मूवमेंट कर सकते हो। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे। तो ये हड्डियों के बीच में जो थोड़ा बहुत मूवमेंट वगैरह देखने को मिलता है, ये आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स में। तो ये था हमारा इन सब के बारे में, साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में, इनके 6 तरीकों के बारे में। तो आई होप अब आपको जॉइंट्स वाली टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखो लेंदी हुई, क्योंकि यूनिट सेकंड ही हमारी लेंदी थी और स्केलेटन सिस्टम वाला ही अकेले में इतना बड़ा था।
तो ये पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो, और यहाँ तक वीडियो किसने देखी पूरी, चाहे स्पीड बढ़ा के देखी हो पर यहाँ तक किसने देखी वो कमेंट करके फटाफट बताओ, आपको तो हर्ट मिलना चाहिए। और अब आपको क्या करना है कि इसकी जो डेफिनेशन हमारी बनती है, स्किन की डेफिनेशन, स्केलेटन सिस्टम की डेफिनेशन और जॉइंट्स की डेफिनेशन कमेंट करके लिखिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर। और इसकी जो PDF है वो आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।